नहीं हो गई है। तो देखो 13.1 में तो हमने क्या सीखा भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सीखी। क्या सीखी? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। अब यहाँ पे अपन क्या सीखने वाले हैं कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कौन सी थ्योरम? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, जिसकी हमने कल थोड़ी सी वो कर ली थी चर्चा, है ना, मल्टीप्लीकेशन की। और इसमें दो टाइप के क्वेश्चन है 13.2 में। एक तो हमने इंडिपेंडेंट इवेंट वाले क्वेश्चन नहीं पढ़े अभी तक, कोई आए नहीं 13.1 में, तो वो 13.2 में आएंगे। और अपन वहां सीख लिए थे ऑलरेडी, सबसे पहले जो पढ़ा था तो सीख लिए थे। ठीक है, तो देखो भाई, तो इसके अंदर क्या है कि एक तो इंडिपेंडेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, एक आएंगे मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। क्या आएंगी? तो पहले मल्टीप्लीकेशन की थोड़ी सी चर्चा दोबारा कर लेते हैं और फिर इंडिपेंडेंट थ्योरम की कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जो थी, अच्छा इसको मैंने ढंग से समझाया भी था आपको कि भाई दो होती है, कोई एडिशन थ्योरम और एक मल्टीप्लीकेशन, है ना। तो ये जो थ्योरम है ये कैसे लगती है कैसे नहीं लगती, इसकी अपन चर्चा कर चुके थे। दोबारा देखते हैं कि हमारे पास में जैसे दो इवेंट है, ए और बी इवेंट, ए और बी। अब मल्टीप्लीकेशन थ्योरम क्या होती है, कैसे उसको फाइंड करते हैं। ठीक है, या ए और बी इवेंट, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी। अब कैसे? अब इसका कोई एग्जांपल भी लिया था शायद मैंने कि भाई मान लो कोई थैला है, उस थैले के अंदर एक ब्लैक बॉल है और रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है और, तो हमें फाइंड करनी है कि पहली बॉल ब्लैक और दूसरी बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी। या फिर जब मैंने भी बोला थोड़ी देर पहले कि ए और बी, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पहले ए हुई और फिर बी हुई, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी। एंड को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी। कैसे निकालेंगे? ये देखो, सबसे पहले ए हो गई, अब ए हो चुकी, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की थ्योरम से कौन में जाएगा? तो ए हो चुकी तो बी के होने की प्रोबेबिलिटी, बस हो गया आंसर। तो ये इनटू ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम होती है ना। फिर मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी एंड सी। इंटरसेक्शन का मतलब एंड ही तो है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए आफ्टर दैट बी एंड आफ्टर दैट सी, कि ए के ए होने की, फिर बी होने की एंड सी होने की। क्या था भाई? ए के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी पी है। अब ए हो चुकी, तो बी की होने की। अब ए और बी दोनों हो चुकी, तो जो हो चुकी वो कौन में जाती जाएगी? तो सी के होने की। ए हो चुकी तो बी के होने की। अब ए और बी दोनों हो चुकी तो सी के होने की। तो ये मल्टीप्लीकेशन में जा रही है। किसमें जा रही है? मल्टीप्लीकेशन में। अब ये हालांकि अपन फॉर्मूले के दिमाग में आप देखेंगे, फॉर्मूले अपन के लगे को इंप्रेस करने के लिए लिख के जरूर दिखा सकते हैं। अपन जो है वो क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? हम ऐसा कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लिखेंगे, या फिर लिख भी लेंगे साथ साथ में, लेकिन ये कोई मैन वो है नहीं। मैंने इसका लॉजिक तुम्हें समझा दिया है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल आएगा तब अपन करेंगे, है ना। अब हमें और क्या सीखने की जरूरत है? थोड़ा सा इंडिपेंडेंट थ्योरम। हालांकि हम पहले सीख चुके हैं, थोड़ी सी दोबारा ध्यान दे लो कि मैंने बोला था इंडिपेंडेंट थ्योरम क्या होती है कि एक का हैपन होना दूसरे को इफेक्ट ना करे, है ना। तो हैपनिंग ऑफ एनी वन इवेंट डज नॉट इफेक्ट अदर इवेंट। अच्छा, तो इसके अंदर मैंने बोला था कि ए और बी क्या भी इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसी इवेंट है? इंडिपेंडेंट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो एंड की फीलिंग आ रही है। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए एंड बी के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी पी ए इंटू पी बी के इक्वल होगी। यानी कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में इनके भी क्वेश्चन बनते हैं। बनते हैं क्या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में? बिल्कुल बनते हैं। फिर देखो, अब इसके बाद में मान लो कि इसी पे बात करते हैं एक बार, दो वाली पे करें क्या? अगर है ना ए और बी इंडिपेंडेंट है तो डेफिनेटली ए एंड बी बार भी इंडिपेंडेंट होंगी। ये बात भी पक्की है। जब ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए एंड बी नॉट मतलब बी की हैपन नहीं होने की। कई बार इसको डैश भी बोल देते हैं कि बात है, अरे भी ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए और बी डैश या बी का बार भी कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी, श्योर। यानी कि ए के हैपन होने की बट बी के हैपन नहीं होने की। ए हैपन हो रहा है एंड बी नहीं हो रहा, ये तो मतलब हुआ। तो इसका आंसर भी किसके इक्वल आएगा? पी ए इंटू पी बी नॉट ए। तो मेन बात तो ये थी, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होगी। और ये दूसरा लॉजिक हो गया। ये तीसरा, ए बार एंड बी भी कैसे होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। यस, ऐसा भी सही है। तो पी
ए बार एंड बी, यानी ओनली ए के हैपन होने की, बी नहीं हैपन हो रहा, सॉरी बी ए हैपन नहीं हो रहा, बी तो हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पी ए बार इंटू पी बी। अरे बात समझ रहे बोलो? अच्छा ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ऑटोमेटिकली अलग से देने की जरूरत नहीं है, अपने को खुद को समझना है। ए और बी बार भी आपस में दोनों इंडिपेंडेंट होगी, ए बार और बी भी आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट होगी, एंड ए बार भी आपस में इंडिपेंडेंट होगी। मतलब ये सारे रिजल्ट कब, ये एक लाइन अगला ले दे कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, अगला नहीं दे, हम समझ जाए कि यार ए और बी तो इंडिपेंडेंट है, तो ये केस भी बन सकता है, ये केस भी बन सकता है, ये केस भी बन सकता है, पक्की बात है। यानी कि न तो ए हो रहा एंड न ही बी हो रहा, तो इसका आंसर भी पी ए बार इंटू पी बी बार आएगा, डेफिनेटली आएगा, लिख सकते हैं। ये भी इंडिपेंडेंट होती है, अगली इंडिपेंडेंट होती है। तो अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है। बाकी और जो भी फॉर्मूले मैं तेरी पहले बता चुका हूँ। तो 13.1 में एक ही टाइप के क्वेश्चन थे, सिंगल, कौन से भी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। अब ये जो 13.2 है, यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। 3 कौन सी? पहले तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, दूसरी भी इंडिपेंडेंट थ्योरम के या इंडिपेंडेंट इवेंट के, और तीसरी कौन सी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को म्यूचुअली डिसजॉइंट इवेंट भी कहते हैं। डिसजॉइंट मतलब जिनमें की कोई जॉइंट नहीं है, जिनमें कोई चीज कॉमन नहीं है, जिनमें इंटरसेक्शन 0 आएगा। अरे ये सोनो, परस्पर अपवर्ड चीज इनको हिंदी में बोलते हैं। तो आगे बढ़े। तो ये सारा जो था भी 5-7 में बेसिक था इसका, और थोड़ी बहुत चर्चा कुछ कल कर ली थी। आज इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना? ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उठाता हूं मैं, और बहुत ही इजी है। देखो भाई, अच्छा एग्जाम में 2 चीजों की पक्की लड़ाई होगी। एक तो तुम अपन 13.3 में पढ़ेंगे बेस थ्योरम एंड टोटल थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी। क्या पढ़ेंगे? दोनों एक दूसरे की भाई बहन है, बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी, दोनों ही अच्छी है, ठीक है ना? अब 13.1 और 2 यहाँ से कोई सिंगल टाइप क्वेश्चन आएगा, कोई आएगा तो बाकी देखो 13.2 ना, इनमें एग्जांपल जरूर कर देना, जैसे कि एग्जांपल नंबर 14 अच्छा क्वेश्चन है, मैं करा दूंगा लास्ट टाइम पे, ठीक है? एग्जांपल तो खैर सारे अच्छे हैं। अपन फिलहाल क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो पहला देखा है, पी ए कितनी देर की भाई? पी ऑफ ए 3/5, पी ऑफ बी कितनी की है? 1/5। क्या पूछा है? ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी क्या देखिए? इंडिपेंडेंट। तो सबसे बड़ी बात है, ए और बी क्या देती भाई? इंडिपेंडेंट इवेंट दी थी। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके ऊपर होगा? डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ अलग से फॉर्मूला निकालने की जरूरत नहीं है, पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ जाएगा। तो कभी तुम वो लगाने बैठ जाओ पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी, वो लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के ही इक्वल होगा। तो पी ए की वैल्यू बोलो 3/5 इंटू पी बी की वैल्यू बोलो भाई 1/5। क्या आंसर है भाई? 3/25। ये क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, उतारने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो क्या? अब चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। किसकी? सेकंड क्वेश्चन की, है ना? तो इस सेकंड क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना। सेकंड क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन वाला? तो देखो, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम। अरे कम से कम 2 चीजें तो देगा अगला, वरना मल्टीप्लीकेशन कहां सीख रहा है? तो देखो भाई, 2 कार्ड आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बोल रहा है? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट तो नहीं है। विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब इंडिपेंडेंट तो डेफिनेटली नहीं है, एक का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। अरे बात क्लियर है? तो बोल रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। ठीक है भाई, 52 प्लेइंग कार्ड है, उनमें से कितने कार्ड ड्रॉ कर रहा है? ये 2। हाँ, 2 कर रहा है। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब निकाला गया कार्ड वापस नहीं रखा जा रहा। ये सबसे बड़ी बात है इसकी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द कार्ड आर ब्लैक। किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी? कि दोनों ही कार्ड ब्लैक होंगे। अब मैंने तुम्हें क्या है कि नहीं समझाया तो दोबारा बता देता हूं, है ना? तो इधर क्या है कि थोड़ा सा रफ करके समझा दूंगा पहले, है ना? तो देखो भाई सेकंड क्वेश्चन, अब प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है प्लेइंग कार्ड की। किसकी? तो प्लेइंग कार्ड टोटल पहले इधर समझो। तो जो प्लेइंग कार्ड है उसका क्या है मतलब कि सही लिख रहा हूं क्या मैं पहले? तो देखो भाई ये क्या? तो प्लेइंग कार्ड जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं?
52 कितने होते हैं? 52 कितने होते हैं? 52। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना कि भाई 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, इनमें से 26 तो होते हैं ब्लैक। कैसे होते हैं? ब्लैक। और 26 होते हैं ब्लैक और 26 ही होते हैं रेड। क्या मैंने सही बोला है? 26 ही होते हैं रेड, तो मैंने सही बोला है। अब देखो 4 टाइप होती हैं, ईच टाइप 13 प्लेइंग कार्ड ईच टाइप के होते हैं। अब देखो भाई टोटल क्या होता है, देखो भाई एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट SC, सुप्रीम कोर्ट। क्या भाई? सुप्रीम कोर्ट। और एक होता है HD, HD का मतलब हर्ट्स एंड डायमंड। मैं बताऊंगा अभी तुम लोगों को HD। अरे भाई एक बात बताओ तुम, जो 26 ब्लैक होते हैं वो होते हैं स्पेड एंड क्लब। तो 13 तो स्पेड और 13 क्लब। और जो ये होते हैं हर्ट्स और डायमंड्स। क्या होते हैं? हर्ट्स और डायमंड। अब इस बात पे थोड़ा सा गौर करना। तो 13 ये होते हैं, 13 ये होते हैं और 13 ये होते हैं, 13 हो गया 52। अब भाई मैंने ऐसा क्यों लिखा याद रखने के लिए SC HD। तो SC मतलब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, तो कानून याद आते तुम्हें। देखो भाई ऐसे बोलते हैं कानून वो होता है अंधा कानून, है ना भाई। कानून की जो देवी होती है, फिल्मों में देखते हैं, पुरानी मूवी मिल जाएंगी बॉलीवुड की, मिथुन की। तो जो कानून की देवी होती है काली पट्टी बांधे रहती है, या फिर कानून का नाम आती है वकील काले कोर्ट वगैरह, है ना, ऐसे समझ रहे हो ना। तो SC यानी कि स्पेड और क्लब, ये तो सुप्रीम कोर्ट है, ये ब्लैक होते हैं। यानी कि स्पेड का कोई भी कार्ड, कोई भी पत्ता रेड हो ही नहीं सकता। अगर वो स्पेड या क्लब है तो वो ब्लैक ही है। अरे समझ गए, काम आएंगे आगे। HD, आजकल HD स्क्रीन की बात करते हैं। पहले ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन होते थे, आजकल HD वगैरह ना, मतलब कलर का ज्यादा यूज हो रहा है। तो कलरफुल, तो रेड से ज्यादा क्या कलरफुल होगा? उसको देख के तो सांडी भी जाता है ना? ये पहले नहीं छोड़ करता, लाल कपड़े पहन रखे, लाल गावा पहन रखा, तो बोलो सांड गेल हो जाए। अरे भाई एक मेरी बात सुनो, ट्रेन को जब भाई लाल झंडी देने से ट्रेन रुक जाती है तो कुछ तो है उसके अंदर। अरे कुछ भी होगा, तो छोड़ो। तो भाई ये जो रेड है ये है। अब देख लो रेड, जैसे प्राची पहन के बैठी है, तो देखो ट्रेन के आगे बता रुक जाएगी। तो देखो ये तो हर्ट्स और डायमंड ये रेड होते हैं, ठीक है ना। और हर्ट तो वैसे भी रेड होता है, केवल फिल्मों में होता है। कार्ड देखिए कौन सा रोटी बनवा भी नहीं, ठीक है ना। तो क्या होता है? मैंने कभी देखा नहीं, बायोलॉजी का टीचर तो हूँ नहीं। तो देखो ये तो हर्ट्स एंड डायमंड, ठीक है ना। तो देखो भाई अभी पढ़ो तुम, अभी मत देखो किसी का दिल। तो एक तो डायमंड की बात करिए, डायमंड और हर्ट्स, है ना। तो देखो 13 ये 13 ये है ना। अब मैं तुमको एक अच्छी बात कर दूं। अरे भाई बोले हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, थोड़ा सोच के बोलता हूँ ना। एक मिनट, क्लब को बोलते हैं चीड़ी। क्या बोलते हैं? चीड़ी। माल गांव में एक लुगाई को नाम है चीड़ी, चिड़िया देवी, चीड़ी का पत्ता। दिमाग अच्छा ये बता, हुक्म, ठीक है। हर्ट्स को तो बेरो है पान, और ये ईंट, ठीक है ना। और ये ईंट, ठीक है भाई, ये हिंदी में हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैंने एक क्वेश्चन के लिए इतनी बात ऐसे बता रहा हूँ एक बार। फिर है ना हिंदी में एक नाम आता है दरबारी पत्ते। क्या नाम आता है? अरे तस्वीर वाले पत्ते, जिन्हें दरबारी पत्ते, दरबार में जो काम होता है ना, तो दरबारी पत्ते या तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर वाले पत्ते, यानी कि फेस कार्ड, यानी कि ऐसे कार्ड जिन पे फेस होता है। तो जोकर को शामिल नहीं करते हैं, समझ में क्या? वो तो ऐसे होते हैं, जैक वगैरह वो तो। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं? 12। तो देयर आर ओनली 12 फेस कार्ड। और कौन से? 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक। ये जो किंग, क्वीन और जैक जो होते हैं यही फेस कार्ड होते हैं। अब एक बात बता दूं, 2 काले राजा, 2 काली रानी। देखो एक राजा इसका, एक राजा इसका, 2 काले राजा, 2 लाल राजा, 2 काली रानी, 2 लाल रानी। समझ गए क्या? तो देखो 2 लाल रानी होती है तो 2 लाल राजा भी होते हैं। अगर ये एक दूसरे को क्रॉस कलिंग होता है आजकल, वो तो अलग बात है, तो ध्यान दो। अरे बात समझ रहे मेरी? तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना, इफेक्ट होते हैं सारे। तो 12 पत्ते होते हैं तस्वीर वाले फेस कार्ड, इन पे क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा जो 21 होते हैं वो अलग होते हैं,
अब 4 कितने होते हैं? 21 होते हैं ना, सबका एक एक इक्का होता है, सबका एक एक क्या होता है? तो सबका एक एक इक्का पक्का ही होता है। तो देखो ये एक इक्का, तो एक स्पैड का इक्का, एक क्लब का इक्का, और एक हर्ट का इक्का और एक डायमंड का इक्का, ठीक है। स्पेड का होता है सर, हो गया स्पेड का होता है स्पेड में। चलो भाई ठीक है, तो टोटल 52। हम इसका क्योंकि रिवीजन कर रहे थे कुछ, है ना। ये अपने को ये जो डेटा है ये दिमाग में रखने हैं कि टोटल 52 होते हैं, 26 ब्लैक 26 रेड। अब तुमसे ऐसे बोले कि 52 पत्ते हैं, उनमें से एक पत्ता निकाला गया, और वो जो भाई 1 कार्ड इज ड्रोन है ना, तो आपसे पूछा गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रोन कार्ड इज अ रेड क्वीन ऑफ स्पैड। तो स्पैड की रेड क्वीन होती ही नहीं, 0 प्रोबेबिलिटी आएगी, समझ गए ना। तो ऐसे तुम लोगों को ध्यान देना होता है कि कितने तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, कितने एक्स होते हैं, कितना हर्ट्स डायमंड वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो भाई ठीक है, अब इन्हीं से आंसर आएगा अपना। अब भाई अब जिस ये ठीक है, ये हमारी बातें क्लियर है ना। अब आगे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या भाई क्वेश्चन, तो सेकंड जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 52 प्लेइंग कार्ड्स है, तो कितने पत्ते निकालेंगे भाई? तो 2 कार्ड्स ड्रोन, है ना, 2 कार्ड्स ड्रोन फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, 52 प्लेइंग कार्ड्स। तो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, इनमें से कितने पत्ते निकाले जाते हैं? 2। प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है किसकी भाई? तो प्रोबेबिलिटी हमें पूछी है बोथ द कार्ड्स आर, तो बोथ कार्ड्स आर ब्लैक, दोनों ही कार्ड कैसे हो? ब्लैक हो। अच्छा, तो इसको पढ़ के पता लगना चाहिए कि ये किससे होगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अपन 13.2 पढ़ रहे हैं, यहां तो पता है 13.2 एग्जाम में थोड़ा बोलेगा कि ये क्वेश्चन 13.2 में से दिया मैंने। तो इसको सबसे पहले पहली बार से पढ़ना स्टार्ट करो। पहली बार कौन सा लॉजिक पढ़ा? कंडीशनल। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है? नहीं। कोई भी इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तो एक नॉन इवेंट होती है और एक अननोन इवेंट होती है, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है। 10th लेवल तो भूल ही जाओ, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का तो नहीं है। अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ ये बात इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखी नहीं कि विदाउट रिप्लेसमेंट। क्या बोला भाई? विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट, इस पे थोड़ा सा गौर करना। विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला गया तो ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है। अब एक और बात हमारे पास है कि 2 कार्ड निकाले गए हैं, बोथ कैसे होने चाहिए? ब्लैक। तो 2 पत्ते निकालने हैं, मतलब मल्टीप्लीकेटिव में निकालने हैं, कंजक्टिव। पहला एंड, दूसरा एंड की फीलिंग आएगी। किसकी फीलिंग आएगी? एंड की। डेफिनेटली मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का है, गुणन प्रायिकता का गुणन नियम, प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लीकेटिव या मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। भाई जब कंजक्टिव चीजें आती हैं या फिर जब एंड की फीलिंग आती है, पहला भी ब्लैक एंड सेकंड भी ब्लैक, इसका मतलब एंड की फीलिंग आती है। मल्टीप्लीकेटिव थ्योरम का ये क्वेश्चन बनने वाला है। तो हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है भाई? कि भी जो दोनों पत्ते हो, पहला भी ब्लैक और दूसरा भी, तो ब्लैक एंड ब्लैक। इसे बी इंटरसेक्शन भी ले सकते हो, फॉर्मूला भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, पहला ही ब्लैक एंड दूसरा ही ब्लैक। इसका मतलब पहला ब्लैक, पहला ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर पहला ब्लैक आ चुका तो दूसरा भी ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी। समझ रहे मेरी बात को? अरे सुनो, अब बी से भी काट मत देना, लेकिन ऐसे फॉर्मूले बनाने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे बोल दो चीजें, सर पहला ब्लैक आना, इवेंट ए नाम लिख लो, और इवेंट बी का मतलब लिख लो कि दूसरा भी ब्लैक। तो यही फॉर्मूला बन जाएगा पी ऑफ ए अपॉन बी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? लेकिन फॉर्मूला बनाने की हमें जरूरत नहीं है। अरे बात क्लियर क्या? मैं होता तो इसको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे करता, बी इंटू बी, पहला भी ब्लैक और अच्छा टोटल कितने होते हैं भाई? 52। टोटल कितने होते हैं? 52। 52 में से ब्लैक पत्ते कितने भाई? 26। ये बात आई कि नहीं समझ में? आगे ना, अब भाई उन पत्तों में से, उन प्लेइंग कार्ड में से 52 पत्ते थे, एक पत्ता निकाल लिया। उस आपने 26 क्यों लिखा? अरे 26 तो चॉइस है कि टोटल 52 26 होते हैं, उनमें से कोई एक आ जाएगा, कोई भी एक। वो चॉइस लिखी है मैंने कि 26 में से कोई भी एक आए। 26 आ सकते हैं, 27 तो आ भी नहीं सकते, 26 ब्लैक होते हैं, आएगा एक ही, क्योंकि मैंने एक ही लिखा है एक बार में, लेकिन वो चॉइस होगी उसके पास में 26। अब भाई एक पत्ता जब मैंने निकाल लिया और उसे रिप्लेस भी नहीं किया तो मेरे पास कितने बचे? 51। तो अब जो सेकंड पत्ता आएगा उसके ब्लैक होने की 25। उसे क्यों? क्योंकि ब्लैक निकाला है, तो जो कम हुआ वो ब्लैक वाला ही तो कम हुआ।
तो टोटल 52 थे, 52 में से एक निकाल दिया तो 51 बचे। अब भाई 26 ब्लैक थे, उनमें से जो निकाला है वो ऑलरेडी ब्लैक था। अब जो एक कम हुआ वो ब्लैक वाला ही कम होगा। ये सोच लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर लो 13 से, 13 2 जा 26 2 हो जाएगा, समझ गए ना, 26 2 हो जाएगा, ये की बात है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा भाई, 25/102। ये बात क्लियर है क्या? बोलो कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे किसी बच्चे की? मेरे हिसाब से तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अच्छा, इसको आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। वो सर कैसे? कि 52 पत्तों में से कोई भी दो पत्ते सेलेक्ट करने के तरीके। 52C2, 52 पत्तों में से कोई भी दो पत्ते सेलेक्ट करने के तरीके 52C2। सी का मतलब सेलेक्ट करने के। अरे समझ गए? अब टोटल कितने होते हैं? 26। काले ब्लैक कितने होते हैं? अरे भी नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल तो 52 में से दो सेलेक्ट करेंगे और जो आने चाहिए वो ब्लैक ही आने चाहिए। तो ब्लैक होते हैं 26, तो 26 में से कोई दो ब्लैक सेलेक्ट करने के तरीके 26C2। मैंने यूज एंड थ्रो वाले फॉर्मूले पढ़ा रखे हैं, इन्हें एनसीआर वाले फॉर्मूले से नहीं करेंगे। मैंने बोला था इसको कैसे सोल्व करना होता है सारे, 26/2, ये एक कदम इधर तो ये एक कदम इधर, 52/2, ये एक कदम इधर तो ये भी एक कदम इधर। मैंने इसे सोल्व करना बताया था इसे 11th क्लास में विदाउट एनसीआर का फॉर्मूला। 2 into 1 से 2 into 1 कट गया क्या? ऊपर क्या बचा? 26 into 25, नीचे क्या बचा? 52 into 51, यही तो बचा। अरे ये सोल्व हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। तो आगे से ऐसे फॉर्मूले बनाने की जरूरत है। अब तो डायरेक्ट ऐसे लिखोगे B and B, B into B, तो पहला ब्लैक दूसरा भी ब्लैक, ये आंसर आ गया। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। किसी बच्चे की कोई दिक्कत है क्या? बोलो नहीं है ना? तो नोट तो लोगे नहीं तुम ऐसे ही, क्योंकि वैसे भी मैं कल अपलोड करूंगा, लेकिन कर लूंगा ना? ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास में, अच्छा मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसे बोलता, पहला ब्लैक सेकंड रेड, पहला ब्लैक और सेकंड, तो 52 में से ब्लैक आने के 26, उसको हटा, अब कितने में से 51, और दूसरा रेड 26। अब ये जो एक कम हुआ वो ब्लैक वाला कम हुआ, रेड तो दोबारा 26 ही है, तो टोटल में से एक कम हुआ लेकिन रेड में से एक कम नहीं हुआ। तो ये आंसर आपका पहला ब्लैक एंड रेड। समझ गए ना? तो देखिए ना अभी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन अभी किया है हमने, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा बोलो? थर्ड क्वेश्चन, बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस, किसी बॉक्स है, उस बॉक्स में नारंगी है, नारंगी मतलब संतरे, ऑरेंज है ना, इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस। तो कह रहा है कि कोई बॉक्स है उसके अंदर ऑरेंज है, इंस्पेक्टेड मतलब कि देखने से, एग्जामिन मतलब कि उसको देख के अंदाजा लगाया गया, देखा गया है ना। 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट कह रहा है कि 3 संतरे निकाले गए। कितने संतरे निकाले गए? 3। अब टोटल कितने फिलहाल नहीं पता, आगे पता चलेगा। इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड, ये क्या बोल रहे हैं? इफ ऑल द 3 ऑरेंजेस आर गुड द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल। 3 है ना, 3 संतरे निकाले, अगर तीनों ही उसने ऐसे तुक्के से 3 संतरे निकाले, अगर तीनों गुड है तो अप्रूव है आगे सेल के लिए। भाई हम शादी ब्याह का कोई सामान लाते हैं, कुछ भी लाते हैं, तो हमें बल्क में बहुत सारा सामान लाना होता है। जब बहुत सारा सामान लाना होता है तो एक एक चीज को चेक नहीं कर सकते। अब उसको पूरा कार्टून चेक करना था, इतना टाइम है नहीं, तो अंदाजे से क्या करेगा, 3 संतरे निकाल के देखा वो ऊपर के, अरे 3 ही सी है तो इसका मतलब सारे सी होंगे, तो वो बॉक्स को खरीद लेता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि भाई वो जो बॉक्स है वो सेलिंग के लिए अप्रूव कब होगा? जब तीनों संतरे निकाले, तीनों ही गुड हो। समझ गए क्या? अच्छा, तो सेल कब नहीं होगा? एक भी खराब आ गया तो रिजेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजेक्ट। अब आगे चलते हैं, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछेगा ये? कह रहा है द बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर सेल अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड। अगर तीनों देखो, तीनों गुड है तो ही अप्रूव होगा सेल के लिए। एक भी खराब आ गया, डिफेक्टिव आ गया, एक भी डिफेक्टिव आ गया, वो रिजेक्ट हो जाएगा कि इस बॉक्स को हम नहीं खरीदेंगे, या यहाँ पे सेलिंग की बात हो रही है तो वो नहीं बेचेगा, उसको कह देगा खराब है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 12 आर गुड एंड 3 आर बैड। मिल गया ना टोटल? उस बॉक्स के अंदर कह रहा है कि किसी बॉक्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो बिकेगा। उस बॉक्स के अंदर टोटल 15 ऑरेंज है, जिनमें से 12 गुड है, 3 खराब है। समझ गए ना?
तो सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी भी निकालेंगे। फिर कह रहा है आर बेड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, और कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए। तो सेल के लिए एक ही केस में हो सकता है, अगर तीनों सही अगर तीनों है तीनों सही है तो ही क्या हो सकता है भाई, तो ही अप्रूव होगा। कुछ ही किसके एक बार दोबारा देख लो, अप्रूव होने के लिए विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, है ना। ठीक है, तो सबसे पहले सबके अलग अलग निकालते हैं। तो देखो बॉक्स वगैरह कुछ ही बनाओ यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है क्या। तो क्या देखा भाई साहब ने कि टोटल कितने ऑरेंज है, तो ध्यान देना भाई टोटल ऑरेंज कितने हैं, टोटल ऑरेंजेस है ना। तो टोटल ऑरेंजेस कितने लिखो भाई 15। अच्छा इसमें गुड ऑरेंज कितने हैं, गुड 12 गुड कंडीशन वाले ऑरेंजेस है ना, विच आर इन गुड कंडीशन। गुड कंडीशन को मैं जी से डिनोट कर दूं, गुड कंडीशन को, तो कितने गुड है 12 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड, तो गुड की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 12 अपॉन में 15, इसको 3 से काट दो, 3 से क्या 3 4 3 5 सही बात है क्या। अच्छा भाई ये गुड है। तो डिफेक्टिव कितने, डिफेक्टिव को डी बोल दूं क्या, तो डिफेक्टिव या बैड एक बात, बैड बोला क्या वो, बैड यूज कर लो भाई। ठीक है, तो बैड को बी से डिनोट कर दूं क्या, तो बैड कितने भाई 3 बैड है 15 में से, तो 3 1 3 और 3 5 तो 1/5 आ गई बैड यानी बी की। अरे ये बात समझ में आई कि नहीं आई। अब क्या कह रहा है कि वो जो बॉक्स है वो अप्रूव हो जाएगा सेल के लिए। तो ऐसा केवल एक ही केस में हो सकता है कि तीनों ही, पहला भी एंड सेकंड भी एंड थर्ड भी। अरे ये सुन लो, तो प्रोबेबिलिटी किसकी भी कि वो जो बॉक्स है वो क्या हो जाएगा अप्रूव फॉर सेल। तो प्रोबेबिलिटी पूछी है कि भाई बॉक्स अप्रूव फॉर सेल। अब ये कब होगा, ओनली वन केस, ओनली एक केस है, पहला संतरा निकाले गुड एंड सेकंड भी गुड एंड थर्ड। मैंने फॉर्मूला बनाया क्या, मैंने फॉर्मूला नहीं बनाया। फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं सर कैसे, G1 G2 G1 G2 G3 वो सर कैसे बनाओगे। देखो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है G1 इंटरसेक्शन G2 इंटरसेक्शन G3, मतलब पहला भी गुड एंड सेकंड भी गुड एंड थर्ड भी गुड। कैसे निकालेंगे, पहला ऑरेंज गुड आने की प्रोबेबिलिटी G1। अच्छा पहला गुड आ चुका तो दूसरे के गुड आने की, अच्छा पहला और दूसरा दोनों गुड आ चुके तो तीसरा भी गुड आएगा। अब ये तीनों की इसमें मल्टीप्लाई नहीं क्या, तो ये इसका फॉर्मूला बनेगा कि पहला ऑरेंज गुड आने की प्रोबेबिलिटी, पहला गुड आ चुका तो सेकंड के गुड आने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी बनती जा रही है। पहला दूसरा गुड आ चुका तो अब तीसरे के गुड आने की प्रोबेबिलिटी। लेकिन मैंने बोला अपन ऐसा काम नहीं करेंगे, एग्जाम में करने को जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने इसको रफ कर दिया और इसको मैं डायरेक्ट इस वाले लॉजिक से निकाल लूंगा, इस वाले लॉजिक से कि यहाँ पे ओनली वन केस, ओनली वन पॉसिबल केस, ओनली वन। अरे भाई केस देखने बहुत जरूरी है, पहले कह देता हूँ, पहले ही कह देता हूँ, ओनली वन पॉसिबल केस, ओनली वन पॉसिबल केस कि अप्रूव होने का एक ही केस है। इसमें ये बोलता ना एटलीस्ट एक भी सही मिल जाएगा तो अप्रूव हो जाएगा। अगर मान ली क्वेश्चन चेंज कर देता, एटलीस्ट 3 संतरे निकाले, एटलीस्ट एक संतरा भी अच्छा आ जाएगा तो अप्रूव हो जाएगा, तो क्वेश्चन चेंज हो जाता। हो सकता है पहला अच्छा हो गया एटलीस्ट, हो सकता है दूसरा अच्छा हो सकता है कोई एक अच्छा हो सकता है कोई 2 अच्छे हो सकता है तीनों ही अच्छे हो, तो वहां केस बनते हैं, सबको अलग निकाल के ऐड करते हैं, आगे धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। लेकिन तो ये लिखना बहुत जरूरी है, ये लिखना बहुत जरूरी है कि केस कितने बन रहे हैं, ये लिखना बहुत जरूरी है। मैं 4 बार बोल गया लाइन। अब यहाँ पे अप्रूव होने का एक ही केस है, ओनली वन पॉसिबल केस, कौन सा, पहला भी गुड दूसरा भी गुड और तीसरा भी गुड, ये मल्टीप्लाई है। अरे समझ गए क्या, चलो भाई निकालो। तो क्या आ जाएगा भाई, पहला गुड आने की प्रोबेबिलिटी, अरे गुड की कितनी है 4/5, तो पहला संतरा गुड आएगा। अरे 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, तुमने गड़बड़ क्या करती है, इसको शॉर्ट नहीं बनाना, क्या नहीं बनाना, इसको शॉर्ट नहीं बनाना, हाँ इसको क्या नहीं बनाना, विदाउट रिप्लेसमेंट है एक तो सबसे बड़ी बात, तो इसको शॉर्ट फॉर्म नहीं बनानी है फिलहाल। तो 12/5 लिखेंगे क्योंकि फर्क पड़ेगा। अगर विद रिप्लेसमेंट तब तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो देखो भाई, अच्छा गुड आने की प्रोबेबिलिटी 12/15, एक संतरा निकाल लिया, अब कितने संतरे बचे, अब 14 ही बचे हैं,
अब गुड कितने आएंगे 11। मेरी बात पे ध्यान दो। अब दोबारा एक और संतरा निकालेंगे, कितने होते हैं 13, और अब 10 बचे। हर बार गुड संतरे ही कम हो रहे हैं, उसे टोटल में से भी एक कम हो रहा है, और जो कम हो रहे हैं वो गुड ही हो रहे हैं। अरे क्योंकि पहला गुड आया था, तो अब 14 में से निकलेंगे जो भी निकलेंगे, और एक जो आया था वो गुड था, मतलब कि अब दूसरे 11 गुड बचे। अरे मेरी बात आई कि नहीं? इस आंसर मैच कर लो इसका। अब इसको कर लो भाई, तो ये आ जाएगा भाई 3 से 3 4 जा 3 5 जा 5 से वो काट दो। 5 से एक काट दो, अगली लाइन में काट दो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा, ये वाला ये हो जाएगा 2, और 2 से कटेगा नहीं, 2 से हो जाएगा 7, और कुछ कटेगा क्या? नहीं। 11 4 जा 44 अपॉन में 13 साल निकालना। आंसर देखो ये क्या, फॉर्मूला बनाने को फॉर्मूला बना सकते हो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सिखा दिया, मैंने इसलिए सिखाया है कि कोई बच्चे के पास टाइम है, आराम से ज्यादा इंप्रेसिव करना चाहता है तो फॉर्मूला बना के दिखा दो। अरे बात नहीं क्या? एक लाइन की 10 छोड़ देना, पहले कर लेना, लास्ट में टाइम बचे तो फॉर्मूला बना लेना, 2 लाइन छोड़ देना, क्या दिक्कत है? नहीं बचे तो पहले टाइम करो। अरे मेरी बात समझ आएगी नहीं आई? तो ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अरे क्वेश्चन से आपको पता चल रहा है मल्टीप्लीकेशन से होगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि इसको शॉर्ट क्यों नहीं बनाया, कट रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट नहीं, विदाउट रिप्लेसमेंट है ना, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा 14, नहीं तो 4/4/4/5 लिख देते। तो ये चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तब आगे जाएंगे। अब देखो भैया आगे, अब मैं इसको हालांकि वैसे भी कर सकता हूं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। अरे इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को अभी इसको केस बनाओगे, क्या बनाओगे केस? अरे सर ये ऐसे पूछ लेता ना एटलीस्ट 1, तो सर इतने सारे केस कौन निकालेगा? इसका इलाज है मेरे पास, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सीखेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह 13.5 में। वहां एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बर्नौली थ्योरम, उससे अपन अलग अलग केस दे देता है, एटलीस्ट एटमोस्ट, उनमें सिंगल फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं। वो सिर्फ इसको काट के छोटा करके आंसर डायरेक्ट आ जाता, डायरेक्ट आ जाता, इतना करना ही नहीं पड़ता, है ना। तो एग्जाम में तो कैसे कर सकते हो? ऐसे थोड़ा बोलेगा कि भाई इसको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से ही करो, ऐसे थोड़ा बोलेगा। खैर फिलहाल तो केवल मल्टीप्लीकेशन से ही करने हैं, ऐसे समझ गए क्या? ठीक है, कंफ्यूज मत होना, किसी मेथड से निकाल सकते हैं अपन। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उनके लिए पर्टिकुलर मेथड होगा कि इसी से होगा, समझ गए ना। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में 4th का क्या, ए फेयर कोइन, क्या बोल रहा है भाई? अब ये तो इतने सारे क्वेश्चन तो एक दिन में होंगे, वो था रहेगा। ए फेयर कोइन एंड एन अनबाइज्ड डाई आर टूरिस्ट। अनबाइज्ड का मतलब क्या है? ऐसा डाई जिसे नहीं छेड़ा गया है। अरे हम अपनी गणित लगा दें, हम अपनी ज्यादा क्या करें भाई, ज्यादा गणित का मतलब ये है कि डाइस पे 1 लिखा था, 1 हटा के 10 लिख दूं, या फिर रेड कलर का है, मैं मेरे हिसाब से क्या कर दूं, दूसरा, समझ गए ना। अनबाइज्ड का मतलब ओरिजिनल। तो क्या कह रहा है? ए फेयर कोइन एंड एन अनबाइज्ड डाइस आर रोल्ड या टॉस्ड। एक तो कोइन फेयर कोइन, और एक होता है अनफेयर कोइन। फेयर कोइन मतलब जिसके हेड और टेल हो, और अनफेयर कोइन, समझ गए ना। अरे अनफेयर फेयर कोइन, फेयर कोइन का मतलब हेड और टेल है, एक तरफ हेड एक तरफ टेल, समझ गए। और अनफेयर कोइन कौन सा? जो शोले मूवी थी उसके अंदर जो जमीन है, दोनों साइड क्या था? हेड था। तो वो जब भी कोई कांड करते तो वो कहते हेड आ जाएगा तो ये काम करेंगे, उस पे दोनों तरफ ही हेड था, तो और हमेशा उठाते तो हेड आता, समझ रहे हो क्या? तो वो था अनफेयर कोइन, ये फेयर कोइन है, समझ गए ना। तो देखो भाई, ए फेयर कोइन एंड अनबाइज्ड डाई आर्ट। एक बात बताओ, एक कोइन है और एक डाइस है, टोटल केस कितने होंगे? 6 2 12। दो कल ही पढ़ाई थी मैंने, 6 2 12। लेट ए बी द इवेंट हेड अपीयर ऑन द कोइन, बी बी द इवेंट 3 ऑन द डाई। ये तो बाद में भी धीरे धीरे पढ़ेंगे तो पता चलेगी। अच्छा भाई, एक कोइन और डाइस को टॉस किया जाता है, तो पहले पॉसिबल निकालो भाई। तो क्या है? ए कोइन एंड ए डाइस, समझ गया। तो टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या होंगे भाई? एक्स के साथ में H1 H2 H3 H4 H5 H6 हो गया क्या? T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6 लगा दो भाई कोमा, ऐसे समझ गए। अब भाई साहब क्या बोल रहा है? इवेंट ए, अगले में डिफाइंड किए भाई,
इवेंट है, इवेंट है क्या डिफाइन करी है? Had appear or going. हैड अपीयर ऑन द कोइन, हैड अपीयर ऑन द कोइन, कोइन के ऊपर क्या है भाई? हैड। और बी क्या इवेंट है? 3 ऑन द डाई, 3 ऑन द डाई, तो डाइस के ऊपर क्या है भाई? 3। समझ गए क्या? ठीक है। चेक वेदर ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ये तो कोई क्वेश्चन नहीं है, केवल इंडिपेंडेंट चेक कर रहा है। तो इसमें मतलब अलग अलग सेट बनाने पड़ेंगे। ए में कौन आएगा भाई? ए में कौन आएगा? हैड अपीयर ऑन कोइन, ये सारे आएंगे। मेरी बात समझ में आई सब बच्चों में? तो H1 H2 उस एक साथ ही निकाल दो ना, क्यों इतना कर रहे हो? वैसे बता दो डायरेक्टली, अरे ठीक है ना। अच्छा बी में 3, तो बी में केवल एक तो आएगा H3 और एक T3। एक D3, समझ गए क्या? और इसमें तो आएंगे H6 तक। मेरी बात क्लियर है क्या? अब क्या है कि गौर करो प्रोबेबिलिटी। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन, अरे इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, P ऑफ ए इंटू P बी को लानी चाहिए। मेरी बात सुन रही? तो ए इंटरसेक्शन बी बताओ, दोनों में कौन कौन, ये कौन आएगा? H3। अब सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उस फॉर्मूले से चेक कर लो। तो देखो भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, कल ही मैंने एग्जांपल बताया था। अरे भाई H,1 है, सॉरी H1 है क्या? H, तो हेड और टेल दो तरीके से आ सकते हैं, हेड एक तरीके से आ सकता है, वन कितने तरीके से आ सकता है? 6 में से 1। मेरी बात आई सुनने? तो मैंने केवल किसकी निकाली है? H1 की। केवल किसकी निकाली है? केवल H1 की निकाली है। किसकी निकाली है? केवल H1 की। H1 की क्या है? 1/12 H1 की। अब H1 है, H2 है, सब की सेम आएगी, मतलब कि इसी को 6 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 6 इंटू 1/12, समझ गए ना? तो यानी क्या आंसर आएगा भाई? 1/2। मेरी बात कर ले बड़ी कैसे आई है? कल समझा दिया था मैंने, एग्जाम्पल नंबर 7। किसमें समझाई थी? एग्जाम्पल नंबर 7 में हमने ये चीज समझाई थी। तो वहां राजी हो जाओ कि ये चीज हम समझ के आ चुके हैं। क्या करके आ चुके हैं? ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी में कौन है? H3 और T3, तो दो बार 1/12 बनेगा, यानी कि ये भी बनेगी 1/6। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी भाई? ए इंटरसेक्शन बी की एक ही है, तो एक बार 1/12, कितनी बार? एक बार 1/12, यानी कि 1/12। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या P A इंटरसेक्शन B P A इंटू P B के इक्वल है। अगर है तो इंडिपेंडेंट है, नहीं तो नहीं है। A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी भाई 1/12, P ऑफ A की भाई 1/2, P ऑफ B की भाई 1/6। क्या 1/12 इक्वल टू 1/12 आया? यस। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है भाई, बिल्कुल है। अरे ये सोनो, तो इसमें तो केवल यही चेक करना था क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है क्या। अरे बात क्लियर है क्या बोलोगे? तो ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? ठीक है, चले आगे। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन था? 4 का। चलो भाई 4 क्वेश्चन तो हुए। तो देखो भाई आज वैसे भी टाइम कम मिलने वाला है अपने को, 3:30 से मिल लो। 3:30 छुट्टी नहीं होती आरबीसी वालों की, हो जाती है क्या आरबीसी वालों? नहीं होती, उनकी क्या ज्यादा पढ़ाते हैं ना। हंस क्या जाओ, सही बोल रहा हूँ मैं। नहीं पढ़ाते नहीं पढ़ाते। तो देखो भाई जितना टीचर को आता है उतना तो सीधे से तुम्हारे स्कूल में बच्चों को याद आता है। आज लास्ट में रुकी मैं माइक ऐसे बोल रही थी कि ना तुम्हारे ना ऑनलाइन के पेपर हो जाने चाहिए, नहीं तो सारे फेल हो चुके। सही बोला है। तो चलो भाई देखो हम वही जाएंगे क्योंकि तो 1 2 मतलब कि दौड़ देखा तो 1 2 3 4 5 का देखो 5 का ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड एंड 4 5 6 इन ग्रीन। अरे कोई डाइस है इसके साथ छेड़खानी कर रखी है, डाइस के साथ में कह रहा है कि 1 2 3 तो रेड वाले हैं और 4 5 6 पे ग्रीन कलर कर दिया उसने। समझ गए क्या? मतलब अलग से पहचान होगी। लेट ए बी द इवेंट, इवेंट की बात करता है। चलो पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो कौन कौन सा भाई, अरे क्या बोल रहा है ये कि भाई 1 2 3 कैसे कलर के हैं, रेड क्या, तो 1 2 3, तो मैंने क्या लिख दिया 1, तो 1 किस में है, रेड में, अरे 2 भी किस में है, रेड में, और 3 भी किस में है, रेड में, और बाकी ग्रीन, और ग्रीन कहां से लाऊंगा, अच्छा ग्रीन नहीं है क्या, तो देखो भाई 4 5 6, तो 4 5 और 6 ये ग्रीन वाले हैं, कैसे वाले हैं, अरे समझ गए क्या, ये वाली बात हो गई। अब क्या कहना चाहता है, इवेंट डिफाइंड किए, क्या डिफाइंड किए हैं, इवेंट, इवेंट ए क्या डिफाइंड है, ये भी इंडिपेंडेंट है या नहीं, ऐसे पूछ रहा मेरे हिसाब से दोस्तों। फिर ये बोल रहा है लेट ए बी द इवेंट, द नंबर इज इवन, क्या है, नंबर इज इवन, तो नंबर इज इवन, तो नंबर क्या भाई, इवन, तो इवन नंबर कौन से, साथ में लिख लो, इवन है 2 4 6, अरे तो भाई मैं साफ साफ में कलर वाइज लिखी दूं, समझ गए क्या, तो देखो भाई है 2 को तो रेड तो भाई इवन नंबर क्या, तो 2 तो लिख दिया मैंने रेड से, और 4 और 6 और भाई 4 और 6, समझ गए क्या। अब इवेंट बी जो है वो क्या दी हुई है, इवेंट बी नंबर इज रेड, बस इतनी कहे से क्या, तो इवेंट बी जो है वो मैं बोला है नंबर इज रेड, तो नंबर रेड कौन कौन से भाई, नंबर रेड कौन से है, एक ही कहाँ है, अरे उसने इवन ऑर्डर का नाम सुना लिया है, रेड लिया तो रेड कैसे हो, तो 1 2 3, ये बात आई नहीं है इसमें, अब दोनों का क्या निकालो, इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा भाई, केवल ये कॉमन है, अब सबकी निकालो अलग अलग प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अरे टोटल 6 है, ए में कितने हैं, 1 2 3, यानी क्या आंसर है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी में कितने हैं, बी में 1 2 3, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2, क्लियर बात। अब ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या क्या रही भाई, ए इंटरसेक्शन बी में कितने, एक ही तो है, तो टोटल 6 में से केवल एक है। अच्छा चेक करो ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन, सॉरी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आ रहेगा, ये 1/6, ये 1/2 इंटू 1/2, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है, तो नॉट इंडिपेंडेंट, अरे बात क्लियर है क्या, तो देख लो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं हो, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। चलो आगे देखते हैं, आगे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तो तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर पीई और पीएफ अगले ने ऑलरेडी निकाल के देखी है, इसमें कुछ समझाऊं, इसमें क्या समझाऊं, अरे इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि भाई ए रेड क्या रही थी, इवन और बी रेड, कॉमन का मतलब है इवन भी है और रेड भी हो, इवन भी हो और रेड भी हो, तो ऐसा केवल 2 था, समझ गए क्या। अच्छा 6 के क्वेश्चन में अगले ने ऑलरेडी निकाल रखी है, तो चेक कर लो भी इंडिपेंडेंट है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, अच्छा ए यूनियन बी गिवन है, पी ऑफ ए गिवन है, पी ऑफ बी गिवन है, ये ढूंढनी है मतलब की, तो यहां सब कुछ लिख लो। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, पी ऑफ ए कितनी है, हाफ, ए यूनियन बी कितनी है भाई 3/5, और पी ऑफ बी कितनी है भाई स्मॉल p पी ऑफ बी इक्वल टू पी, फाइंड पी इफ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहला क्या है, ए एंड बी बोथ आर म्यूचुअली, अरे म्यूचुअली नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है ना, यानी कि परस्पर मतलब आपस में, तो परस्पर अपवर्जित, ऐसे नहीं बोलते ये काम वर्जित है, प्रवेश वर्जित है, हिंदी में नहीं होता कई जगह, वर्जित मतलब निषेध, निषेध मतलब कि नहीं करना, हाँ नहीं करना तो उसकी परमिशन नहीं है, समझ गए ना। तो देखो भाई नो एंट्री तो चलो चेक करते हैं, आगे करते हैं इसको।
तो भाई साहब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हम क्या जानते हैं, ए इंटरसेक्शन बी जीरो। अरे एक बात तो हमें ऑलरेडी मिल गई, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो आएगा। अरे ए इंटरसेक्शन बी नहीं, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी। ये किससे पता चली, इससे। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। समझ गए क्या? ठीक है। क्या पूछा भाई साहब ने, पी ऑफ बी पूछा हुआ, पी की वैल्यू पूछी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए यूनियन बी दे रखा है, तो निकालो भाई। अरे ध्यान दो, ए यूनियन बी का फॉर्मूला बोलो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो जीरो। अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो फॉर्मूला क्यों यही होता है। ये पी दे रहा है, अच्छा ए यूनियन बी क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रही है 3/5। अच्छा पी ऑफ ए क्या आएगा, 1/2। पी ऑफ बी स्मॉल पी तो 3/5 माइनस हाफ इक्वल टू पी। एलसीएम बोलो 10, क्या बोलो 10। ये हो जाएगा भाई 6 माइनस 5, यानी कि पी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, तो पी की वैल्यू आ जाएगी 1/10। ये बात नहीं आई ना समझ। आगे क्या, अब इसके अंदर सेकंड पार्ट और क्या पूछा है, लगे हाथ वो बता दो। सेकंड पार्ट है ना, क्या पूछा है सेकंड में, ए और बी कैसी है, इंडिपेंडेंट। तब ये नहीं, तब कुछ और आंसर आएगा। तो अब कह रहा है कि ए और बी, ये ऐसे क्वेश्चन देखो ध्यान दो, ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, तो इंडिपेंडेंट के लॉजिक दिमाग में डालो, इंडिपेंडेंट तो इंडिपेंडेंट इवेंट है ना। अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसकी बुलाती होगी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। ये बात क्लियर है क्या? अपन 7th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं और इससे जस्ट पहले यही थे कि कौन सी इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो वो क्वेश्चन एग्जाम में देने के लिए नहीं दिए थे, वो यही किए थे कि आगे थोड़े क्वेश्चन आने लग जाए तो इनका यूज कर लेना भाई। समझ गए क्या? तो भाई पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, हालांकि मैंने तुम्हें पहले देने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था इसका। अब पी ए यूनियन बी का क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटू पी डी। अरे इंटरसेक्शन की वैल्यू ये बढ़ेगी, तो पी ए यूनियन बी बोलो 3/5, पी ऑफ ए की वैल्यू बोलो 1/2, पी ऑफ बी की बोलो पी माइनस पी ए की हाफ और इसकी पी। अरे इधर ध्यान दो भाई, हाफ। अरे साबत पी में से आध दो पी गयो, आध दो पी बच को, साबत पी में से आध दो पी गयो, आध दो पी बच को। अरे बात क्लियर है क्या? ये 1/10, ये इधर 1/10 हो जाएगी। दोनों को क्या करूंगा मैं, दोनों को अभी थोड़ी देर पहले तो क्या था, ये रहा, और उधर क्या हो जाएगी हाफ पी। ये हो जाएगा पी इक्वल टू 1/5, क्या हो जाएगी ना 1/5। ये आपका क्या है आंसर है। तो दोनों में पी क्या लगा लिया। अभी हम दोनों से पी तो सेम ही है, ये भी पी है वो भी पी है। अरे तो इस पी में और इस पी में क्या है, फर्क है। अरे यस और नो, तो दोनों जैसे कि अपन कंपोजिट फंक्शन वगैरह पढ़ते थे तो मैंने बोला था एफ एक्स वाले एक्स में और जी एक्स वाले एक्स में फर्क है। एफ एक्स था ए टू बी, जी एक्स था बी टू सी, तो वहां इनपुट है वहां इनपुट बी। मैंने बोला दोनों एक्स में फर्क है, तो दोनों पी में फर्क है। ये कंडीशन थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की और ये कंडीशन थी इंडिपेंडेंट इवेंट की। बोलो भी किसी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है ना? दिक्कत है घर वालों को जाके बताना। अरे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो भाई ठीक है। अब आगे देखो, आगे चले बेटे, उतारो क्या समझ में गाइस कि तुम्हारे घर पे निकाल लेते हो। अरे कदे घर जाते कदे एक आधी टाट में खाद खोला की बिठा दियो है, वो तो दूसरे दिन मिलता है। तुम मतलब मेरे से एक दिन लेट चलते हो क्या? तुम एक दिन पहले चलना चाहिए तुम्हें। बराबर ही चलते हैं, बराबर कैसे चलोगे? अच्छा मतलब यहाँ समझ में आ जाता है घर पे निकाल लेते हो है, ठीक है। तो देखो हालांकि बच्चों को है ना 2 कदम आगे होना चाहिए टीचर से। कैसे कि कल जो चीज पढ़ाने वाला है आज ही पढ़ के जाए और जाते हैं क्लेश कराओ, मतलब पहले पढ़ाओ तो पहले ब्यूरो पढ़ जाए अपन क्या होगा कि कोई पहले पूछने वाले है। इसलिए ऐसे ऐसे मैंने देखा स्कूल में आपने वो वाला तो बढ़िया पढ़ाया था, वेक्टर वाला, मतलब 2 एक्सरसाइज करा दी, इतनी हार्ड भी नहीं थी। यहाँ नहीं होगी तो जल्दी सी मतलब 2 एक्सरसाइज करा दिया स्कूल में। तो देखो ये 2 एक्सरसाइज करा दी। हाँ अब थोड़ा सा टाइम नहीं मैं पूरा करा देता नहीं पूरी हो उनको आएगी मतलब क्लास में तो देखो 2 पीरियड लिया पीड़ा सा कुछ समझ पड़े पीड़ा सा है। तो देखो
पर बुआ ने बुलानी पड़ेगी पहले गाठ खोलने खातर। तेरे कोई बुआ है क्या बुआ? तो फूफो कौन बुलाऊंगा मैं साके? अच्छा मैरिड है अनमैरिड है? अरे सर मेरी तो कोई और नहीं बुलाऊंगा। रुचि के पास गए सर पूछते हैं और क्या हाल है रुचि बोलती है सर आज तो बड़े अच्छे लग रहे हो। ऐसे नहीं बोले वैसे सर मस्त लग रहे हो। मैंने साइड लैंग्वेज थोड़ी सी ऐसे बोल रही मैं अधूरी आ गया। तो देखो आगे नेक्स्ट देखो, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चलते हैं सेविंग का। सेविंग तो बिकिया ही है, ये थोड़ी बुक है ना इस पे मेरी वाइट वॉश हो रही है थोड़ी सी 8 का। तो देखो भाई, तो 8 का जो क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को कुछ नहीं करना, अगले ने बोल दिया इंडिपेंडेंट है ना। तो पी ऑफ ए इंडिपेंडेंट है तो कुछ क्यों नहीं करना, बहुत कुछ करना है। अरे भाई अगर इंडिपेंडेंट है तो मेरे को ये समझना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी के इक्वल आएगी। समझ रहे हो क्या? तो मेरे हिसाब से ए इंटरसेक्शन बी वाला आ जाएगा, ए इन बी वाला आ जाएगा, ए अपॉन बी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए पी बी, उस इंटरसेक्शन पी इंटू पी बी कैंसिल हो जाएगा, ये तुम कर लोगे। ठीक है, 9 का नोट ए एंड नोट बी, ये डी मॉर्गन से आएगा, तो ये मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो 9 का क्वेश्चन, हालांकि इंडिपेंडेंट दिया है तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं दिया इंडिपेंडेंट यानी कि डी मॉर्गन लगेगा। तो कह रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट पी ऑफ ए क्या गिवन है भाई 1/4 और पी ऑफ बी क्या गिवन है भाई हाफ, ठीक है ना। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितनी गिवन है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब 1/8। अच्छा बोल रहा है फाइंड पी नोट ए एंड नोट बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नोट ए का मतलब ए बार, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन, ए बार एंड बी बार। न तो ए के हैपन होने की न बी के हैपन होने की, मेरे से पूछिए मैं क्या लगाऊंगा, डी मॉर्गन रूल। कौन सा रूल भाई, डी मॉर्गन रूल। क्या बोला भाई डी मॉर्गन, क्या बोला। तो यहां से जब इसका सोल्यूशन करेंगे तो डी मॉर्गन को याद करेंगे, ठीक है ना। अरे बात क्लियर है क्या। तो डी मॉर्गन को याद करो, तो डी मॉर्गन ने बोला था कि ए बार एंड बी बार, उसने क्या बोला था भाई अलग अलग बार एक साथ बार हो जाएगा, अलग अलग बार और इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बन जाएगा, ये बोला था। ये तो डी मॉर्गन ने बोला था, ये मेरे को पता है तो ये मैं बोल देता हूँ 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अरे यस और नो, तो 1 तो एज इट इज माइनस एज इट इज पी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला तुम बता दो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। चलो जी रख दो वैल्यूज इसके अंदर। तो यहां से वैल्यू रखेंगे अपन 1 एज इट इज माइनस एज इट इज, ठीक है ना। ए पी ऑफ ए की वैल्यू 1/4 क्या प्लस पी ऑफ बी की 1/2 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की 1/8। सबका ले लो एलसीएम, सबका ले लो एलसीएम। तो 1 माइनस सबका एलसीएम 8, तो आ जाएगा 2, यह जाएगा 4, यह जाएगा 1। समझ गए ना, 2 4 6 में से क्या 5, तो 1 माइनस 5/8 यानी कि 3/8 इज द फाइनल आंसर। तो मेरे को ये समझाने का, ये क्वेश्चन समझाने का यही मकसद था कि यहाँ पे डी मॉर्गन रूल लगेगा ऐसे क्वेश्चन में, डी मॉर्गन से आए आंसर। अरे बात क्लियर है क्या, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की। हो गया ठीक है, उतारो छोड़ने से नहीं। तो देखो कितने क्वेश्चन हो गए, 9 डेटा, आधे क्वेश्चन तो हो गए 18 है। ठीक है, 2-4 दिन स्कूल और नहीं लगती तो बस। अरे और तो क्या फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, ये तुमको 10 दिन फिर है ना आरडी शर्मा या फिर एग्जाम आईडी वगैरह उनमें से सवाल करा देता जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो बुक से लगाए हुए हैं, तो जो ही बुक से लगाए वो करवा देता। तो देखो भैया तो क्वेश्चन 9 हो गया क्या। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टाइम क्या हो गया 10, तो 10 मिनट में 1-2 तो ही जाएगा। क्या बोल रहा है 10 वाला क्वेश्चन, इवेंट ए एंड बी आर सच दैट, पी ए दे रखा है पी बी दे रखा है, नोट ए और नोट बी। अरे और का मतलब यूनियन। अरे भाई पी नोट ए और का मतलब यूनियन, नोट बी गिवन है भाई साहब, कितना गिवन है
गिवन है तो यहाँ से क्या निकालो, देखो डी मॉर्गन से ये 10 का क्वेश्चन है, यहाँ से क्या निकालो, इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन हो जाएगा यस सर और अलग अलग बार एक साथ बार हो जाएगा। इसका 1 माइनस मतलब ये जो है ये देने का मतलब है ये दे दिया, ये देने का मतलब है ये दे दिया। और इससे समझ गए ना? 1 माइनस इसको लिखेगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखेंगे 1 माइनस 1/4 इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 3/4। ये बात क्लियर है क्या? Yes. ये गिवन करने का मतलब है ये गिवन कर दिया किससे, डी मॉर्गन डी मॉर्गन। तो जो डी मॉर्गन था, इयोन मॉर्गन नहीं, कभी इंग्लैंड का कप्तान, इयोन मॉर्गन नहीं डी मॉर्गन, हॉलैंड में था ये, समझ रहे क्या? तो इसने हमें बताया था, चलो भी ठीक है, बहुत बहुत बोलो करे काबरा समेत बुआ आएंगे। तो देखो मतलब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो जो में आगे देखो अब आप हमको ए भी गिवन है पी भी गिवन है, क्या पूछे? बहुत बड़ी बात पूछी, इंडिपेंडेंट है ऐसा हमसे पूछा है। तो इंटरसेक्शन भी चलो कर लो। तो पी ए कितना गिवन है? पी ए 1/2 और 7/12 नहीं 1/2 क्या और पी भी 7/12। अरे भाई कहाँ से Equal। तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वल नहीं है ये 7/24 आएगा, ठीक है ना? तो नहीं ये नॉट इंडिपेंडेंट, मतलब कोई खास क्वेश्चन था नहीं। अगला 11 का और देख लो, बोलो समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हें कोई आप एक बात करो कि टर्म 1 से टर्म 2 में थोड़ी सी लेंथी चीजें, अब कोई हार्ड तो है नहीं। इंटीग्रेशन पढ़ लिया, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ ली, प्रोबेबिलिटी में आ गए। अरे 13.1 भी पढ़ चुके हैं, कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं, 13.2 में मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन आराम से हो रहे हैं। भी लैंग्वेज वाले भी हो रहे हैं और ये भी हो रहे हैं, समझ गए क्या? इसका मतलब आगे वाले भी ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना? तो देखो भाई, तो ज्यादा कोई बड़ी क्लेश नहीं है। और वेक्टर तो आपने देख लिया आज, ठीक है ना? क्या हो गया? इसी स्पीड में ऐसे स्पीड क्या तो इजी थे तो हाँ सर अब सेम तुम ही देखो थे वो क्वेश्चन नहीं, हार्ड जो लॉजिक बढ़ेगा ना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वगैरह वो भी इतने इजी है, ठीक है ना? वो भी ऐसे पढ़ा देंगे तुमको, 3D है वो भी ऐसे पढ़ा देंगे, सब इजी है, ठीक है? अगर स्कूल में तो कुछ ज्यादा ही easy हाँ, था। अगर तुम मेरे से पढ़ रहे हो तो फिर तो और भी इजी है। तो देखो भाई 11 का क्वेश्चन देखो, गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी सच दैट हो जाएगा। पी ऑफ ए 0.3 पी बी 0.60 हो जाएगा। Yes, sir. You will be- 11 12 का ये कर लेते हैं। ए डाई इज टॉस्ड थ्राइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर एट लीस्ट 1। एट लीस्ट 7/8 आंसर है इसका। देखो क्योंकि इसमें मेरे को थोड़ी लंबी चीजें समझानी पड़ेंगी। 7/8 ही है। A die is tossed thrice. Find the probability of getting an odd number at least 1. क्या बोल दिया इसने? अरे मेरे को कॉन्सेप्ट समझाना पड़ेगा इस बारे में, इस बात पे ध्यान दो। एट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट, कौन से वाला कॉन्सेप्ट? अरे इधर ध्यान दो, इधर ये आगे काम आएगा, आगे काम आएगा एट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट, कि इसमें एट लिस्ट दे देता है, एट लिस्ट दे देता है तो आपको पहले क्या निकालना है? कौन सा कॉन्सेप्ट? एट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट। इसमें उल्टी चीज निकालते हैं हमेशा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो सीधे सीधे क्यों नहीं निकालते, लेंथ चला जाएगा। बाकी अपन दोनों से कर लेंगे, सेम आंसर आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो मैंने क्या लिखा, कितना अच्छा नाम लिखा, एट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एट लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट। और क्या है, चलो बताता हूं। मान लो x का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल है, x का मतलब नंबर ऑफ ट्रायल है। वैसी चीज आ जाती है ना तब टाइम लग जाता है थोड़ा सा, जैसे वो कल वो थोड़ा सा समझाए थोड़ी, है ना? तो x का मतलब मान लो नंबर ऑफ ट्रायल है, क्या है? अब मान लो कि p का मतलब प्रोबेबिलिटी है, p का मतलब प्रोबेबिलिटी। अब इधर ध्यान दो, हो सकता है हमने एक भी ट्रायल ना किया हो, x का मतलब 0, एक भी ट्रायल नहीं किया बैठे हैं, तब उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। अरे हमने कुछ किया ही नहीं तो श्योर है प्रोबेबिलिटी 0 है किसी चीज की। फिलहाल वो केस पे डिपेंड करती है, फिलहाल इस चीज को छोड़ो कि हमेशा 0 ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन मान लो हमने कोई ट्रायल नहीं किया, हम बैठे। अच्छा भी, अच्छा किसी चीज के होने की मतलब मैं ऐसे बोलूं कि मान लो, इधर ध्यान देना, हेड, अरे एक कॉइन को 2 बार उठा लूं, एक कॉइन को तो हेड टेल, टेल टेल, हेड हेड और
हेड टेल हेड ही आएगा। तो हेड कितनी बार आ सकता है? ज्यादा से ज्यादा बार 2 बार। 2 बार, एक बार ज्यादा से ज्यादा हेड कितनी बार आ सकता है? 2 बार। अरे ये सोलो हो सकता है हेड एक बार भी ना आए, तो पॉसिबिलिटी यही है क्या? हाँ, अरे x बराबर 0 का मतलब मान लो x का मतलब है नंबर ऑफ हेड, x का मतलब है नंबर नंबर ऑफ हेड। तो हो सकता है x बराबर 0, इसका मतलब हुआ कि हेड एक बार भी ना आए। मैंने 2 बार उछाड़ा, इस क्वेश्चन में 3 बार है, इस क्वेश्चन में कितनी बार है? 3 बार। मेरी बात पे ध्यान दो, मेरी बात पे क्या दो? ध्यान दो। मान लो 3 बार उछाड़े, कितने बार उछाड़े? 3 बार। 3 बार। तो भाई 8 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे? 8। है ना, मैं बेसिक से करा रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट। तो अभी मैंने देखा कि हेड हेड टेल हेड हेड टेल और टेल। टेल टेल। हो सकता है एक बार भी हेड ना आए। मैं 2 बार वाला ले रहा हूँ, क्वेश्चन 3 वाला पूछा है, लेकिन मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ कोई वाला एग्जाम्पल लेके। हो सकता है एक बार भी टेल ना आए, तो x बराबर 0 मतलब एक बार भी टेल नहीं आया। x बराबर 1 का मतलब एक बार टेल आ गया। x बराबर 2 का मतलब 2 बार टेल। अच्छा 2 बार उछालेंगे तो 2 तक ही जाऊंगा। 3 बार उछालेंगे तो हो सकता है 3 टेल 3 हेड आ जाए। 4 बार उछालेंगे तो 4 हेड आ जाए। अच्छा मैं n बार उछालूं, कितनी बार? तो हो सकता है जो हेड हो n टाइम आ जाए। क्या आ जाए? जो भी प्रोबेबिलिटी होती है एक ही ट्रायल से रिलेटेड, एक ही ट्रायल से रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी होती है, उन सभी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज इक्वल टू 1। अरे ये सोलो 10th क्लास तक तो ये तो जो भी प्रोबेबिलिटी होती है उनका सम होगा यस और नो। यस सर। अगर मैं किसी चीज को n टाइम ट्रायल करूं, मैं एक सिक्के को n बार ट्राई किया है और मेरे को हेड देखना है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? एक बार भी हेड नहीं आए, यानी कि 0 बार। एक बार हेड आ गया, 2 बार हेड आ गया, 3 बार हेड आ गया, n बार। सबका सम क्या होगा बन? यस और नो। मैं पहले समझा रहा हूँ ये चीज। अब देखो, अब एटलीस्ट यहाँ पे एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ? एटलीस्ट 1 टाइम हेड आए, एटलीस्ट 1 टाइम तो हेड आए ही, एटलीस्ट 1 टाइम तो कोई चीज हो ही, हैपन हो ही, एटलीस्ट 1 टाइम तो हैपन हो ही। तो फिर कम से कम एक बार तो हो ही, एक बार तो आई, तो मेरे को ये केस लेने पड़ेंगे। तो मेरे को मतलब एटलीस्ट 1 का मतलब कम से कम एक हो सकता है 2 बार भी हैपन हो जाए, हो सकता है वो चीज 3 बार भी हैपन हो जाए, हो सकता है वो चीज n बार ट्रायल कर रहे हैं तो n बार हैपन हो जाए। तो ये जो चीज है देखो, ये जो चीज है एक बार भी नहीं हैपन हुई, वो उधर जाके क्या हो जाएगी? माइनस। ये बात आई नहीं आई समझ में? ये बात आई नहीं आई समझ में? तो ये किसका फॉर्मूला? ये क्या है कि कोई चीज एटलीस्ट 1 टाइम तो हुई है, तो एटलीस्ट 1 टाइम की प्रोबेबिलिटी, ये ध्यान दो, एटलीस्ट 1 टाइम। ये फॉर्मूला याद कर लो, रट लो का मतलब समझ लिया। एटलीस्ट 1 टाइम प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला, एटलीस्ट 1 टाइम क्या निकालने का भाई? प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। तो मैं इसके कई सारे स्टार लगा देता हूं, कई सारे स्टार, है ना। तो एटलीस्ट 1 टाइम प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला 1 माइनस वो चीज एक बार भी हैपन ना हो, उसका उल्टा। अरे 1 माइनस x इक्वल टू 0 मतलब वो चीज एक बार भी हैपन ना हो, कुछ हो रही हो। 1 माइनस ऐसी प्रोबेबिलिटी वो चीज एक बार भी हैपन ना हो, एक बार भी हैपन, तुम समझ गए हो, घटित ना हो, समझ गए क्या? तो ये एटलीस्ट का फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टाइम का क्या फॉर्मूला है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी वो चीज एक बार भी हैपन ना हो, समझ गए क्या? तो ये वाला फॉर्मूला है। अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन क्या है? अरे फॉर्मूला बन गया क्या? इसने बोला है कि एटलीस्ट 1 टाइम तो ओड डिजिट आए। इसने शायद डाइस का क्वेश्चन दिया, किसका दिया है? डाइस का। ये एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट था। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 12 है क्या? क्या बोल रहा है कि एक डाइस थ्रो किया गया है 3 बार, तो ए डाइस थ्रो ट्राइस थ्राइस क्या? 3 बार। और ये 3 बार की कॉन्सेप्ट कौन देखेगा? रेड तो दोस्तों थोड़ा डिजाइन किया यार, इतना बड़ा क्वेश्चन ना 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 ना, मैं एक बार में ही चेक करूंगा। किसमें? एक बार में। तो आप सिंगल टाइम के रिजल्ट के हिसाब से ट्रिपल टाइम का रिजल्ट निकालोगे, तो सिंगल टाइम क्या भाई? तो सिंगल टाइम पॉसिबिलिटी क्या है? तो सिंगल टाइम ओड आने की प्रोबेबिलिटी, सिंगल टाइम एक बार उछालने पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी, एक बार उछालने पर ओड आने की प्रोबेबिलिटी
3/6 यानी कि 1/2। अरे एक बार ओड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, एक बार ओड आने की 1/2। एक बार बोल रहा हूं मैं। अब देखो 3 बार उछाल गया है, तो भाई देखो पहली बार भी ओड आए, दूसरी बार भी ओड आए और तीसरी बार भी ओड आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। अरे एक बार में ओड आने की 1/2, दूसरी बार भी ओड आने की 1/2, तीसरी बार भी ओड आने की 1/2। तो भाई क्या आंसर आएगा? 1/8। तीनों बार ओड आने की, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है? एटलीस्ट 1 टाइम ओड आने की प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को? देखो मैंने नीचे फॉर्मूला लिख रखा है और ये मैं रफ करता हूँ और अभी तुम रुको। ये तो तीनों बार ओड आने की प्रोबेबिलिटी होगी। क्या होगी? तीनों बार ओड आने की। अब मेरे पास 2 तरीके हैं। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी पूछे भाई साहब ने? एटलीस्ट 1 टाइम तो ओड डिजिट आए। 3 बार उछाल रहे हैं, एटलीस्ट 1 टाइम ओड डिजिट आए, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। तो आप क्या चेक करोगे? या तो ऐसे करो, एटलीस्ट 1 टाइम कि एक बार ओड आ सकता है, हो सकता है 2 बार ओड आए, हो सकता है तीनों बार ही ओड आ जाए। ना ना ना, गलत बात। इसको क्या लिख सकते हैं? एक बार भी ओड ना आए। ये फॉर्मूला बना रखा भाई। एट निकालो, कम से कम एक बार तो ओड आई। 3 बार उछाड़ा, 3 बार उछाड़ा, हो सकता है एक बार 3 में से कोई एक बार ओड। अरे बहुत बड़ा सवाल जाएगा। हो सकता है पहली बार में आ गया, दूसरी तीसरी बार में नहीं आया। हो सकता है दूसरी बार में आया, पहली और दूसरी में नहीं आया, तीसरी में नहीं आया। हो सकता है तीसरी बार में आ गया, पहली दूसरी में नहीं आया। ये तो एक ही हुआ। किन्हीं 2 बार ओड आ जाए, पहली में नहीं आया, दूसरी तीसरी में आ गया, दूसरी में नहीं आया, पहली तीसरी में आ गया, तीसरी में नहीं आया, पहली दूसरी में। अरे यार इतना बड़ा आंसर, अरे इतना बड़ा आंसर निकालोगे? फिर सबको अलग अलग निकाल के जोड़ने पड़ेंगे। इसके 3-4 केस है। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला क्या सिखा रखा है? 1 माइनस एक बार भी ओड ना आए, एक बार भी ओड ना आए, इसकी प्रोबेबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर दो। अरे सुनो, एक बार भी ओड ना आए इसका मतलब तीनों बार इवन आए। अरे इसका मतलब क्या हुआ? एक बार भी ओड नहीं आई मतलब तीनों बार इवन ही आई। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? अब मैं फॉर्मूला इसको क्या नीचे वाला 1/2 1/2 एक मिनट। ये तो मैंने एक बार भी ओड ना आए मतलब तीनों बार इवन ही आए। अरे एक बार भी ओड ना आए मतलब तीनों बार ही इवन आए। तो पहली बार इवन आने की, दूसरी बार भी इवन आने की और तीसरी बार भी इवन आने की। तो 1 माइनस 1/8 का आंसर आया। चलो तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, ये लॉजिक है भाई, तब जाके आंसर आया। तो ओड आने की, एक बार में इवन आने की, एक बार में 1 टाइम इवन आने की। ऐसे लिख सकते हो आप, 1 टाइम इवन, 1 टाइम। तो 1 टाइम इवन आने की 1/2, दूसरी बार भी इवन आने की 1/2, तीसरी बार भी। अब देखो पूरे सवाल में इवन कहीं था ही नहीं और आंसर किससे आया? इवन से। भाई ओड से भी आ सकता है, लेकिन ये वाले लॉजिक लगाने पड़ेंगे। कम से कम एक बार तो ओड आई, तो एक बार ओड बहुत तरीके से आ सकता है। पहली बार ओड आ गया, दूसरी तीसरी बार नहीं आया, दूसरी बारी में आ गया, पहली दूसरी में नहीं आया, तीसरी बारी में आ गया, पहली दूसरी में नहीं आया, फिर 2 बारे, फिर तीसरी बारे, सबको जोड़ो, इतना बड़ा करो क्या आंसर। मैंने क्या लॉजिक बताया? एटलीस्ट वाला कॉन्सेप्ट मैंने ऊपर लिखा है। इस क्वेश्चन को ध्यान देना है कि एटलीस्ट 1 टाइम ओड, तो दिमाग में फॉर्मूला बनाना है एटलीस्ट 1 टाइम ओड। तो 1 माइनस एक बार भी ओड नहीं, इसका उल्टा बोल दो, एटलीस्ट 1 टाइम ओड, 1 माइनस एक बार भी ओड नहीं। अच्छा एटलीस्ट 1 टाइम इवन, 1 माइनस एक बार भी इवन नहीं। अरे समझ गए क्या? तो इस तरीके से आपको निकालना है। 7/8 इसका आंसर है। ये कॉन्सेप्ट हो गया, बाकी कल पढ़ते हैं। बात क्लियर हो? कहाँ इतना मास्टर बता दिया तुमने। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं ना, तो इजी सा क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। तो बी टोटल 12 क्वेश्चन तो अपन ने कल लिए थे ना, 13 to 18 है इसके अंदर, ये हो जाएंगे। 13 का डिस्कस करना है ना। क्या देखा भाई 13 का क्वेश्चन? 2 balls are random, sorry 2 balls are drawn at random with replacement। क्या बोल दिया इसने? with replacement from a box containing 10 black and 8 रेड बॉल। 10 तो ब्लैक है और 8 कैसी है? रेड है। तो सबसे पहले तो बॉक्स बना लो कोई। तो कह रहा है ये कोई बॉक्स है ना। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि 10 ब्लैक बॉल, तो ब्लैक कितनी हुई? 10, तो 10 तो लिख दूं मैं ब्लैक और 8 रेड बॉल है। चलो ठीक है। फिर कह रहा है कि इन कोई भी रैंडमली बॉल निकाली जाती है। कितनी बॉल? 2 बॉल, 2 बॉल्स है ना। और विद रिप्लेसमेंट कैसे बोल रहे हैं?
ठीक है, क्या फाइंड करना है? बोथ बॉल्स आर रेड। पहला क्या फाइंड करना है? both balls are red. तो भाई पहला जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है भाई? 2 बॉल्स, 2 बॉल ड्रॉ करनी है ना, सही बात है क्या? तो देखो इधर पहला क्वेश्चन क्या गिवन है कि बोथ बॉल्स आर ब्लैक, क्या Red. रेड। तो बोथ जो बॉल है वो कैसी है? Red है. रेड है, दोनों रेड, ठीक है ना? तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन इसका, तो आराम से आ जाएगा। बोलो कैसे? इंडिपेंडेंट इवेंट है। हाँ. इंडिपेंडेंट है, हाँ. इंडिपेंडेंट नहीं है तो क्या जाएगा, हाँ वैसे भी है ना? तो यानी कि दोनों ही रेड है, यानी कि फर्स्ट बॉल भी रेड है, सेकंड भी रेड है। या तो इसका फॉर्मूला बना लो, लेकिन फॉर्मूला क्यों बनाओ, डायरेक्ट कर लो। Direct ये अगर कोई बच्चा फॉर्मूला बनाए तो ये बनेगा कि भाई P ऑफ RR पूछा है, क्या पूछा है? P ऑफ, और इसका क्या फॉर्मूला बनाओगे? पहली बॉल के रेड आने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ R। अब पहली बॉल रेड आ चुकी तो दूसरी के भी रेड आने की, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अपन तो इसी से कर देंगे डायरेक्ट ही। yes sir. तो भाई पहली भी रेड और दूसरी भी, Red. टोटल कितनी है? 18. 18। टोटल कितनी है? 18. 18। उनमें से रेड कितनी है? 8. 8 है। अरे इतनी बात क्लियर है क्या? प्लेसमेंट हुआ है तो अब कह रहा है कि भाई इधर ध्यान दो, दोबारा विद रिप्लेसमेंट बोला है, क्या बोल रहा है? With replacement. विद रिप्लेसमेंट। तो विद रिप्लेसमेंट नाम है ना, यानी कि जो बॉल निकाली वो वापस रख दी, तो दोबारा कितनी हो गई? दोबारा 18 होगी। फिर से और दोबारा रेड बॉल 8 हो जाएंगे, क्योंकि वो जो निकाली थी वो वापस रख दी ना। मेरी बात क्लियर है क्या? तो क्या आंसर आ जाएगा भाई? इसको काटो 2 से। 4/9 इंटू 4/9 यानी कि 16/81। ये इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया भाई। तो बोथ बॉल्स आर रेड। तो इसका फॉर्मूला बना लो, ना बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है. नहीं है। पहली भी रेड, दूसरी भी रेड, दोनों सेम क्यों है? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है ना। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या पूछा है? सेकंड बोलो। सेकंड में फर्स्ट ब्लैक है, फर्स्ट ब्लैक एंड सेकंड रेड है. तो इधर ध्यान दो भाई एक बार। फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? ब्लैक एंड सेकंड इज रेड, है ना। सेकंड जो हो वो कैसी हो, और फर्स्ट जो हो कैसी हो? ब्लैक। तो इसने क्लियर कर दिया कि फर्स्ट वो तो ब्लैक और सेकंड रेड। तो बी और आर डायरेक्ट निकाल लो, फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है। तो टोटल कितनी है? 18। ब्लैक कितनी है? 10. ब्लैक है 10 इंटू वापस जो बॉल निकाली थी वापस रख दी, तो दोबारा 18 और दोबारा ब्लैक, सॉरी दूसरी रेड कितनी है? 8। अरे बात क्लियर है क्या? बोलो। तो क्या आंसर आ गया फाइनली? इसको कैंसिल कर दो 2 से। 5/9 और ये 4/9 यानी कि 5 हो जाए 20/81 इज द आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया और ये सेकंड। अब भाई थर्ड वाला क्या बोला है? थर्ड पार्ट क्या बोला इसने? थर्ड क्या बोला है? Black and other is red. कि कोई एक तो क्या होनी चाहिए? ब्लैक। तो एनी वन ब्लैक, एनी वन रेड, है ना। तो भाई कह रहा है कि भाई वन तो कैसी? ब्लैक और एनी वन रेड। तो पहले तो इसको लिखने का तरीका देखो, कितने तरीके से लिख सकते हैं ब्लैक और रेड भी। हो सकता है पहली बॉल ब्लैक हो दूसरी रेड, हो सकता है पहली रेड हो फिर दूसरी ब्लैक। अरे ये सोर नो। अब ये विद रिप्लेसमेंट है, यानी कि दोनों का आंसर सेम आएगा। तो एक का निकाल के ट्वाइस कर दो। अभी देखो भाई जो अब बच्चे क्या बोलेंगे? सर वहां भी तो ऐसा ही था, एक ब्लैक और एक रेड। वहां ऐसा नहीं था, वहां फर्स्ट ब्लैक सेकंड रेड वहां फिक्स थी, वहां परम्यूटेशन फिक्स था, वहां अरेंजमेंट फिक्स था कि पहले नंबर पे ब्लैक फिर दूसरे पे रेड। यहाँ फिक्स नहीं है। ये बोल रहा है कोई एक रेड कोई एक ब्लैक। अब कोई एक रेड और एक ब्लैक दो तरीके से आ सकती है। हो सकता है पहले ब्लैक आ जाए फिर दूसरी रेड, हो सकता है पहले रेड आ जाए फिर दूसरी ब्लैक। समझ गए क्या? तो टोटल 18 में से कितनी ब्लैक है भाई? 10 है क्या? 20/81 क्या? 81 यही आएगा सर. सही है क्या? हाँ तो जो भी आएगा। अब देखो रेड क्या है भी? 18 में से रेड कितनी है? 8 है। अब सेम टू सेम देखो वैसे इतना आ जाएगा। 18 में से रेड 8 है और 18 में से ब्लैक कितनी है? 10. अब कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, दोबारा टोटल उतनी रह जाती है। समझ गए ना? ये रिजल्ट 2 बार आएगा। समझ गए क्या? तो एक बार इसको काट दो 2 से, कितना हो जाएगा? 2 5 जा 9 जा 4 जा और 9 जा। समझ गए ना? तो 2 इंटू क्या आंसर आ जाएगा भाई? 22 जा 40, तो 40/81। समझ गए क्या भाई? तो ये हो गया आपका पार्ट थर्ड, ये पार्ट फर्स्ट और ये पार्ट
थर्ड सॉरी सेकंड। ठीक है, 3 ही पूछे थे इसके अंदर। तो फॉर्मूले क्या है कि इसकी तरह सारे फॉर्मूले बनाने जरूरी नहीं है कि सर इसके अलग अलग फॉर्मूले बना के दिखाएं क्या, आप डायरेक्ट ऐसे लिख देना BR प्लस RB, मतलब 2 ही पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं तो नहीं करते। समझ गए क्या? ठीक है भाई, अब नेक्स्ट पे चले, ये उतारोगे इसे? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 का बोलो। Probability solving a specific problem independently. अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला है क्या? अच्छा क्वेश्चन है भाई, शॉर्ट में क्वेश्चन आ भी सकता है एक आधे नंबर का। तो देखो भाई, तो हम इस पे चर्चा करेंगे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो शायद 2 ही देखे होंगे, 3 का होता तो थोड़े और बढ़िया लगता, 2 ही है ना। चलो मैं करा दूंगा फिर भी। कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, सबसे बड़ी बात दे दी। कह रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का मतलब कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ भी, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, कोई खास प्रॉब्लम है, ठीक है, और इंडिपेंडेंटली उसको सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी देखी है कि ए उसे सोल्व कर देगा 1/2, बी उसे सोल्व कर देगा 1/3, और इंडिपेंडेंटली देखा है। समझ गए ना, यानी ए इंटरसेक्शन बी भी हमारे पास है। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है उसके अंदर क्या कह रहा है कि भाई प्रोबेबिलिटी किसकी, भाई प्रोबेबिलिटी सोल्विंग ए प्रॉब्लम बाय ए, तो ए उसे सोल्व कर देगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी लिखी है ना। तो ये जो प्रोबेबिलिटी किसकी भाई, सोल्विंग किसकी भाई, सोल्विंग ए प्रॉब्लम, भी किसी प्रॉब्लम को सोल्व करने की। समझ गए ना, किसके द्वारा भाई, बाय ए के द्वारा। अभी दूसरा क्या बोल रहा है, बी उसे सोल्व कर देगा, इस बात की 1/3। समझ गए, और दोनों कैसी है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट। समझ गए ना, तो इंडिपेंडेंट है ये जो प्रोबेबिलिटी है ये इंडिपेंडेंट देखा है। ए उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, बी उसे कर देगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ बोथ ट्राई टू सोल्व दैट प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, दोनों उस प्रॉब्लम को सोल्व इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि अपन सोल्व कर दें ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड। तो पहला क्या पूछा है ना, कि द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, कि वो जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी, चीज से ए करो, चीज से बी करो। अच्छा कैसे सोचेंगे, अपना दिमाग लगाओ। द प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, तो अपना दिमाग लगाओ कि प्रॉब्लम किस तरीके से सोल्व हो सकती है, कितने केस बन सकते हैं। वो बोल रहा था ना थोड़ी देर पहले, एक ब्लैक और एक रेड, तो हमने सोचा हो सकता है पहली ब्लैक तो दूसरी रेड, हो सकता है पहली रेड तो दूसरी ब्लैक, तो वहां 2 ही केस बने। तो यहाँ क्या सोचना है कि प्रॉब्लम कितने तरीके से सोल्व हो सकती है। तो देखो तो मैं इधर बना रहा हूं, तो या तो ए कर देगा या बी कर दे प्लस। एक मिनट रुको, तो 2 चीजें साथ में हो रही है, तो मेरी बात पे ध्यान देना। अकेला ए कर देगा यानी कि बी को आंसर नहीं आया, बी से नहीं हुई, अरे सिंगल नहीं 2 का ऑर्डर पेयर, वहां अकेला बी और रेड दिया था क्या, नहीं साथ में लिए थे मल्टीप्लिकेशन में। समझ रहे हो क्या, 2 चीजें, 2 जने एक साथ सोल्व कर रहे हैं टुगेदर, वो उधर कर रहा है वो उधर कर रहा है, अरे ये सोल्व नो। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि ए को आंसर आ गया, बी को नहीं आया, तो इधर में प्रोबेबिलिटी पी और लगा दूं। दूसरा केस क्या हो सकता है, ए सोल्व नहीं कर पाया, बी सोल्व कर दे, यहाँ पे बी को नहीं आया, ए को आ गया, तो सोल्व तो हो ही गई। ए को आंसर नहीं आया, सोल्व नहीं हो पाई, तो बी ने कर दी, सोल्व तो हो ही गई। तीसरा केस, मान लो ए को भी आंसर आ जाए और बी को भी, दोनों को आंसर आ जाए, केवल 3 ही केस होंगे, और कोई सा केस है क्या, नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन तो सिंपल है क्योंकि 2 ही बंदे हैं, अगर तीसरा बंदा और एंट्री कर जाता कि मैं भी हूं, तब इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करते। तब कल एक फॉर्मूला बताया था मैंने, एटलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट। कौन सा वाला कॉन्सेप्ट, एटलिस्ट वाला। तो तब ऐसे पूछता ना कि प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, तब मैं ना एटलिस्ट वाला कॉन्सेप्ट लगाता, 1 माइनस कि कोई सोल्व नहीं कर पाएगा। मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है ना। देखो तो क्या इसमें इन तीनों के अलावा और कोई केस पॉसिबल है, अब ये इंडिपेंडेंट है। तो देखो भाई मैंने कल आपको समझाया था, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट होती हैं तो ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट होती है, और ए का बार और बी भी आपस में इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा ए और बी बार भी इंडिपेंडेंट होती है। अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो ये दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट, ये दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट, ये दोनों भी आपस में इंडिपेंडेंट। तो मैं इस वजह से लिख सकता हूँ क्या, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ पी। फॉर्मूला बनाने की जरूरत थोड़ा है, डायरेक्ट समझ जाओ तुम।
भाई इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, यस क्योंकि इंडिपेंडेंट है। इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा भाई पी ऑफ ए क्या है, पी ऑफ ए 1/2। अच्छा पी ऑफ बी की 1/3, तो पी बार 1 - 1/3 यानी कि 2/3। पी बी ए है तो पी बी बार क्या होगा, 1 - 1/3 यानी कि 2/3 इसका बार। तो ये तो समझने कोई वो खास है नहीं, कैसे है समझ गया ना, पी बी बार। ठीक है, ए नहीं कर पाएगा तो ए की हाफ है तो ए नॉट की भी हाफ, और बी की 1/3, ए की 1/2, बी की 1/3। ज्यादा शाणे मत बनना, 2 से 2 काट दो, सबके अपोन में 6 है। हालांकि शाणे बन जाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेना। ठीक है क्या, तो यहाँ क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो 4/6 मतलब क्या आंसर है भाई, 2/3 इज द फाइनल आपका आंसर आया है। बोलो भाई कोई दिक्कत है क्या। इसमें मैं 3 वाला कराऊंगा, वो इंपॉर्टेंट है, ये तो 2 ही बंदे हैं, लेकिन पहले ये तो समझो। बोलो भाई फर्स्ट पार्ट में किसी बच्चे की दिक्कत है क्या, अरे नहीं है ना, ठीक है तो प्रॉब्लम सोल्व होगी। देख लो भाई प्रॉब्लम क्या होगी, सोल्व होगी, ठीक है ना। अब भाई सेकंड पार्ट क्या बोला है, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व, कि किसकी प्रोबेबिलिटी, दोनों में से कोई एग्जैक्टली वन सॉल्व द प्रॉब्लम, वन सॉल्व द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व द प्रॉब्लम, आधी चांस सोल्व द प्रॉब्लम। कि कोई एग्जैक्ट देखो सोल्व द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कह रहा है कि एग्जैक्टली एक कोई आंसर आए, मतलब ए को आ जाए तो बी को नहीं आए, और बी से सोल्व हो जाए तो ए को नहीं हो, दोनों में से किसी एक को आंसर आना चाहिए। दोनों को आंसर आ जाएगा तो कह रहा है कि मैं प्राइस किसे दूंगा, ये तो मैंने मेरी तरफ से बोला, समझ गएगा। तो कह रहा है कि दोनों में से किसी एक को आंसर आना चाहिए, एग्जैक्टली का मतलब ये हुआ। तो इसका इसमें कौन कौन से केस बनेंगे, बी ए से सोल्व हो गई, बी से नहीं हुई, फिर बी से नहीं होनी चाहिए, और अगर ए से सोल्व नहीं हुई तो बी से तो हो जाए, और कोई केस आएगा क्या, नहीं ये केस आएंगे। अच्छा भाई इसको क्या लिख सकते हो, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी बार, क्योंकि इंडिपेंडेंट है। अच्छा भाई इसे क्या लिख सकते हैं, पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी, सही बात है क्या। तो पी ऑफ ए 1/2, बी बार 2/3, 2/3, पी ऑफ ए बार 1/2, पी बी 1/3, 2 और 1 3/6, 2 और 1 3, 3/6 यानी कि 1/2। तो 50% चांस है कि एग्जैक्टली एक जना कर देगा, ए को नहीं आए तो बी कर देगा, बी को नहीं आए तो ए कर देगा। तो समझ गएगा। तो इसमें 2 ही केस पॉसिबल थे, दोनों मैंने तुम्हें बता दिए हैं। अरे ये सोचो। अच्छा चलो इसमें तीसरा क्वेश्चन बनाता हूं मैं। कौन सा क्वेश्चन भाई, ये क्वेश्चन हमको ऐसे करना पड़ जाए कि भी प्रॉब्लम सोल्व हो ही नहीं, प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व। मान लो पूछा नहीं मैंने, मेरी तरफ से बोल रहा हूं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें कितने केस बनेंगे, प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व, वो प्रॉब्लम सोल्व हुई नहीं। अच्छा कुत्तों करे तो प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व, समझ रहे मेरी बात को। तो इसमें एक ही केस बनेगा, ना तो ए कौन सा आए ना बी को आए। अरे किसी एक को आ जाएगा तो सोल्व हो जाएगी। एक ही केस है, ना तो एक को आए ना दोनों आने को रहे, दोनों ही मुंडो लक्षण सो करके बैठे हैं ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये तो आ जाएगा पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ 1/3। तुम पता ऐसे क्यों कर रहा है भाई, तेरे इंजेक्शन लागे से तू भी नहीं रहे तो पी ऑफ ए बार क्या आंसर आएगा भाई, पी ऑफ ए बार 1/2 इंटू 2/3 क्या आंसर आ जाएगा भाई। अच्छा कई बच्चे बोलेंगे सर ये आंसर इससे भी आ सकता था कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम सोल्व कोई करे बाबा तो चीज छान पाड़ के आओ, 1 - अरे ये सोल्व तो कह रहा है कि किमी भी हो प्रॉब्लम सोल्व हो जा, तो प्रॉब्लम कैसे भी करके कोई भी गुणा भाग करके प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 2/3, और तो प्रॉब्लम सोल्व होने की 2/3 है, तो प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं, तो 1 - 2/3 1 - 2/3 यानी कि 1/3 आएगा। तो इसका आंसर मतलब पहले पता चल चुका था। इसका मतलब ऐसा कह सकता हूं क्या मैं, जब हमसे ऐसे बोले कि प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो मैं ना प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी उसकी निकाल दूं, कि प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं, और फिर इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। इससे आंसर जल्दी आएगा, क्योंकि इसमें हमेशा एक ही केस बनेगा, क्योंकि इसमें हमेशा सिंगल केस बनेगा। और जैसे जैसे आदमी बढ़ते जाएंगे, जैसे कैंडिडेट बढ़ते जाएंगे, तो 2 ही है ए और बी, जैसे सी आ जाएगा और केस बढ़ेंगे। अभी तो कितने केस आए, एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस,
अरे 2 आदमी में 3 केस आ गए, जब 3 आ जाएंगे जब और केस बढ़ेंगे 6-7 एक, समझ गए क्या? यानी कि मैं क्या करूंगा, अगर कैंडिडेट ज्यादा हो जाएंगे और मुझसे किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ले, दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले निकालूंगा प्रॉब्लम इज नॉट सोल्व्ड, कि प्रॉब्लम कोई सोल्व कर ही नहीं पाएगा, किसी से नहीं हो रही, तो पहले नॉट सोल्व्ड की निकाल लूंगा, इसे 1 में से सब्ट्रैक्ट करके सॉल्यूशन की निकाल लूंगा। अरे समझ गए क्या? उसमें ज्यादा केस बनाने से मैं बच जाऊंगा। इतनी बात बोलो भी, कोई दिक्कत? चलो अभी करते हैं। जैसे कि मैं इस क्वेश्चन को भैया 14 पढ़ा रहा हूं, मैं 14 का डैश लिख देता हूं। 14 का डैश मतलब ऐसे मेरी तरफ से, समझ गए क्या? और मैं इसे रफ करता हूं। और अब है ना, अब ध्यान देना भी, मैं एक कैंडिडेट और बढ़ाऊंगा, यानी कि मैं सी मेरी तरफ से, समझ गए क्या? तो देखो भाई, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया हमारे पास में कि ए सोल्व कर देगा 1/2, बी सोल्व कर देगा 1/3, और मान लो कि सी सोल्व कर देगा, सी इसकी है 1/6। क्या भाई साहब? 1/6। मेरी बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तब दैट प्रॉब्लम इज सोल्व्ड, तब क्या आ जाएगी? तो बच्चे कैसे निकालेंगे? देखो सर, अकेला ए, देखो पहले तो ये बनाऊंगे, अकेला ए कर दे, बी और सी को नहीं आए, फिर अकेला बी कर दे, ए और सी को ना आए, फिर अकेला सी कर दे, ए और बी को ना आए, 3 केस, फिर एनी 2 ए और बी को आ जाए, सी को ना आए, अरे तो सोल्व तो हो गई। अच्छा भाई, बी और, अब मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ए और बी को आ जाए, अब बी और सी को आ जाए, ए को ना आए, फिर ए और सी को आ जाए, बी को ना आए, फिर ए को भी आंसर आ जाए, बी को भी आ जाए, सी को भी आ जाए, तीनों को आंसर आ जाए, तो 1 केस, 2 केस, 3 केस, 4, 5, 6, 7 केस। बात क्लियर है क्या? अरे इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? मैंने क्या बोला? एक बात बताओ, प्रॉब्लम कब सोल्व, अच्छा एक बात बताओ, अगर ये वाली लैंग्वेज ऐसे ना बोल के, अगर ऐसे बोल देता, ऐसे बोल देता कि भाई, अच्छा प्रॉब्लम सोल्व और कैसे हो सकती है? एटलीस्ट एक जना सोल्व कर देगा तो ही जाएगी भाई। प्रॉब्लम सोल्व कितने तरीके से? एटलीस्ट एक जने को सॉल्यूशन आ जाए तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। देख लो, ये एटलीस्ट है क्या? अरे एटलीस्ट ही तो है, कम से कम एक जने को तो आंसर आ रहा है, कम से कम एक जने को, कम से कम एक जने को, देखो बी को आ रहा, ए को आ रहा, सी को आ रहा, कम से कम एक जने को, हो सकता है 2 जनों को भी आ जाए, हो सकता है 3 को आ जाए, तो एटलीस्ट तो है, लेकिन इसमें इस 7 बार सॉल्यूशन करना पड़ेगा, समझ गए क्या? तो हम क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, 1 में से क्या हटा दूंगा मैं, कि प्रॉब्लम नॉट सोल्व्ड, किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रॉब्लम नॉट सोल्व्ड बाय एनी वन ऑफ देम, है ना? प्रॉब्लम नॉट सोल्व्ड, तो मैं क्या करूंगा भाई, 1 में से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाएगा, वो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो मैं क्या करूंगा भाई, प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं, इस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं और उसे 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं। भाई मैंने क्या किया, प्रॉब्लम नॉट सोल्व्ड की 1 में से घटा दी, तो वही बची, कोई ना कोई कर ही देगा, समझ गया ना? तो इस क्वेश्चन को मैं इस तरीके से निकालता, न कि इस तरीके से निकालता, मैं तो इस तरीके से निकालता, समझ गया ना? यानी कि हम इसी क्वेश्चन को ऐसे ना निकाल के ऐसे निकालेंगे, आंसर सेम आएगा, करके देख लेना घर पे, तो प्रॉब्लम सोल्व होगी नहीं। इसका मतलब ना तो ए को आए, ना बी को आए, ना सी को आए, अब ये इंडिपेंडेंट है, तो 1 माइनस ए को सॉल्यूशन नहीं आएगा 1/2, बी को नहीं आएगा 2/3, और सी को भी नहीं आएगा 5/6, समझ गए क्या? 2 से 2 कैंसिल, तो 1 माइनस 5/18, क्या आंसर आ जाएगा भाई? 13/18, ये आंसर आएगा। और आप इससे करके देख लो, करके दिखाऊंगा, ये आएगा 13/18, समझ गए ना? तो जैसे आंसर बड़ा जाने लग जाए तो वो ही लगाएंगे एटलीस्ट वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट, 1 में से। अगले ने बोला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी, मैंने उल्टी निकाल ली। कल ये तो सिखाया था मैंने कि अपन बिल्कुल जस्ट अपोजिट लेके चलते हैं, एटलीस्ट एक जने को सॉल्यूशन आ जाएगा, ये निकालनी है। तो 1 में से मैंने क्या, 1 में से क्या हटा दिया, एक को ही नहीं आएगा, मैंने वो हटा दिया। अब वो चीज मैंने हटाई दी, मतलब अब जो सॉल्यूशन बचा है, इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी कोई ना कोई तो कर ही देगा, उसका आंसर है ये, समझ गए क्या? तो इस तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, है ना? 14 हो गए क्या? आगे देखो तो क्वेश्चन नंबर 15 कर लेना, 16 पे डिस्कस करो। अरे भाई 16 भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। पहला क्वेश्चन तो सही है, दूसरा तीसरा 3 पार्ट दिए, ए बी और सी। तो सबसे पहले इसे पढ़ते हैं। इन ए हॉस्टल, अरे कोई हॉस्टल है, 60% ऑफ द स्टूडेंट रीड हिंदी न्यूज़पेपर। उस हॉस्टल में 60% बच्चे जो हैं कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हिंदी।
तो भाई मैं ऐसे बताऊं 60%, तो मैं मान के चलूं हॉस्टल में 100 बच्चे थे, तो हिंदी कितने बच्चे पढ़ते हैं उस चीज की प्रोबेबिलिटी 60/100 आ जाएगी क्या? अरे यस और नो? तो हिंदी कितने पढ़ते हैं 60%, तो हिंदी पढ़ने वालों की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 60/100। मैं टोटल 100 मान के चल रहा हूं, अगले ने परसेंट दे रखा, तो क्योंकि परसेंट ये एवरी 100 पे ही कैलकुलेशन है। फिर क्या बोल रहा है भाई 40% रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर कितने पढ़ते हैं भाई 40%, कम ही पढ़ रहे हैं। तो देखो भाई, और अपने वाले हॉस्टल में कोई नहीं पढ़ता, पेपर ही नहीं पढ़ता कोई, आता ही नहीं सर। कौन बोलना नहीं आता? बदतमीज, टाइम्स ऑफ इंडिया आता है, इतने सारे आते हैं, आते हॉस्टल में हैं नहीं आते हैं? हॉस्टल में नहीं आते। तो हॉस्टल पढ़ते तो होने कभी ऐसा। तो ये बता, आज की खबर बता। अरे जहां चाहे वहां रहा है, ढूंढने वाले को तो भगवान भी मिल जाते हैं। बता, पढ़ने वाले को कमी है कि तो बता आज के न्यूज़पेपर में क्या है? बता। बजट बजट में क्या होता है? निर्मला सीतारमण के बोली तन बदली ताई। तो देखो ये तो कह रहा है कि भाई हिंदी कितने पढ़ते हैं 60% और इंग्लिश कितने पढ़ते हैं 40%। अरे अच्छा, इस चीज का जवाब दो, क्यों नहीं आता? कोई पढ़ने वाला नहीं है। अरे बंद करके जाना दर को स्वाद नहीं आएगा समझ में। नहीं सर, संदीप सर लाते हैं तो दूसरे हैं? बाहर से लाते हैं। तो संदीप सर बाहर से लाते हैं, तो देखो उनको पढ़ना है तो कहीं से भी वो पढ़ लेते हैं। तो बाकी बच्चा की और फुर्सत को नहीं, और बहुत बड़े बड़े कांड उनके पास में बहुत काम है। न्यूज़पेपर वो विदेश दुनिया के बारे में कब टेंशन लेंगे? उनकी आपकी कड़ी स्पॉन्सरिटी, आप पढ़ा कांडी स्पॉन्सरिटी, उनका नया नया तैयार राखी हुई स्कूल में जब की बात करो नहीं, सही बात है क्या? वही बात है। और जिसको पढ़ना है जैसे संदीप सर है, तो वो इधर उधर से पढ़ ही लेते हैं, बात खत्म यार। भाई आना बंद क्यों हुआ? भाई मैं मान लो क्लास के अंदर, भाई मान लो 11th क्लास और कोई है, मैं 100 के 100 कई बार ऐसे पढ़ा देता हूँ, क्यों? मेरी कमी है क्या? अरे मेरी कमी है तो टापरी बड़ी नहीं पढ़ना चाहूँ, मैं जोरा मर्दी उन थोड़े हाथ गालू के उड़ गए ना पढ़ लाडो। तो इसमें मेरी कमी थोड़ी हुई, वो धीरे धीरे उन्होंने आदत डाल दी कि मेरे को तो ऐसा बना दिया। अरे समझ रहे हो क्या? क्या क्या पेट दर्द कर रहा है क्या? ज्यादा खाई होगी। तो देखो भाई, तो हिंदी कितने जने पढ़ते हैं भाई 60% और इंग्लिश 40%। आगे भाई 20% रीड बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश कितने पढ़ते हैं 20%, मतलब 20/100। अरे सही बात है क्या? ठीक है। अब कह रहा है कि ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली कोई एक स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाता है। ये सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज होकर आगे आएंगे बेस फॉर्म में। तो कह रहा है कि ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, रैंडमली कोई स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है कि भाई तू खड़ा हो, है ना। फिर बोल रहा है पहला केस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स, ओहो वो तो लड़की है, बाकी सारे न्यूज़पेपर पढ़े। तो देखो ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी रीड्स नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश। देख लो, अरे वही है ना, वो तो लड़की है, वो ना तो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ी ना, वो तो पहले ही पता चल गया था। अरे उसको क्या मतलब है, देश में आग लगो चीजें, है ना। आप जो खुद आग लगा रखी भाई कंसल्ट बेटी तो पहला क्या पूछ रहा है कि रैंडमली, अरे ध्यान दो, रैंडमली किसी बच्चे को सेलेक्ट किया गया और भगवान की दया से वो जो सेलेक्ट किया गया वो लड़की थी, और प्रोबेबिलिटी अगले को पता था कोई से कौन पढ़े। तो कह रहा है कि वो लड़की ना तो हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ेगी और ना इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ेगी, है ना। तो देखो ये सर ऐसा सही में होता है, लड़कियां न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती? मैंने तो बताया है, बाकी आप देख लो ना, आप लड़के वहां पढ़ते हो नहीं पढ़ते, मैं तो पढ़ता नहीं। तो नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, अरे ये आएगा क्या? नाइदर हिंदी नॉर इंग्लिश, तो ऐड ये आएगा उसके अंदर इंटरसेक्शन ऐड, है ना। अच्छा भी ये जो है मैं तुम्हें बताऊं, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। कैसी इवेंट है? इंडिपेंडेंट। उससे कैसे? हिंदी वाले को पढ़ने को, क्या हो गया? इंग्लिश वाले को मतलब कि हिंदी भी, हिंदी अगर पढ़ रही है तो इंग्लिश पढ़ने पे उसमें इफेक्ट होगा क्या कि हिंदी जिसने पढ़ दिया उसको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा? अरे यस और नो। तो एक इवेंट का दूसरे, देखो तुम बोल के देखोगे थोड़ी फीलिंग लोगे, अपने आप पता चल जाएगा। हिंदी पढ़ना या नहीं पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना या नहीं पढ़ना पे इफेक्ट नहीं करता। भी कहीं शास्त्रों में लिखा है क्या कि तूने अब तो हिंदी का पढ़ लिया, इंग्लिश का पढ़ना ही पड़ेगा? भी कहीं नहीं लिखेगा। अरे बात क्लियर है क्या? तो भाई इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? डी मॉर्गन रूल से। किससे? 1 माइनस डी मॉर्गन, 1 माइनस पहले डी मॉर्गन पे लगा, पी ऑफ एच यूनियन हो जाएगा कि यूनियन? यस सर। हालांकि तो डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ डायरेक्ट हो डी जाएगा। मॉर्गन क्यों लगा? इंडिपेंडेंट है ना। हाँ ठीक है भाई, इंडिपेंडेंट दो सर। एच डैश और ई डैश। ठीक है, हाँ। तो इसमें डी मॉर्गन भी लगा सकते हो यस और डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो इसे ऐसे कर दो क्या, पी ऑफ एच
बार इंटू पी ऑफ ई बार लिख सकता हूँ क्या? यस सर। अच्छा भाई एच बार की क्या आ जाएगी? एच की 60/100 है तो एच बार की 40/100, ई की 40/100 है तो 60/100। सी बात है क्या? पीछे आंसर मैच करो भाई, 2 0 से घट गया तो 4 6 24/100 यानी कि 24%। परसेंट लिखो ना, परसेंट में दे रखा तो आंसर मैच करो भी पीछे नहीं रहे 15 16 1/5 1/5। हाँ तो ये नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट ही नहीं है आप। अगले ने बोला नहीं, हमारी तरफ से ज्यादा दिमाग लगा लिया क्या? हाँ, ज्यादा दिमाग में लगे। ज्यादा दिमाग लगा लिया ना, तो बोल रहे हैं मैं हिंदी ना इधर, ये डायरेक्ट ऐसे कर दिया तुम लोगों ने भाई, डी मॉर्गन से होगा। अब बोलो सर बात तो सही है, एक चीज दूसरे पे फर्क नहीं डालनी यानी ज्यादा दिमाग नहीं लगा। है ना। तो एक बात बताओ, फिर तो इंटरसेक्शन है ना, पी ये फिर ये क्यों लेता? हाँ, अरे भाई इंडिपेंडेंट यहीं से पता चल जाएगी। हमने एक ध्यान नहीं दिया, क्या ध्यान नहीं दिया भाई? इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके इक्वल आ रहेगा तो होंगे इंडिपेंडेंट तो। अरे हट जाओ वो बटे वो बेटो, हमने क्या ध्यान नहीं लगाया कि पी एच इंटू पी, पी एच इंटू पी एच इंटरसेक्शन ए के इक्वल आती तो इंडिपेंडेंट होती। मतलब आज के बाद में दोबारा गलती मत करना इसी। अरे ठीक है वो पांड्या, हाँ क्या हो गया? कहाँ जाऊँ, उधर पड़ोस में 24। अरे तुम मेरी बात कौन सुनेगी? अरे भाई दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ वो 20 को 100 5 बार करता तब आता 20 के। ध्यान दे कि पी एच इंटू पी, अरे ये वाला लॉजिक भूल गए कि पी एच इंटू पी दोनों का प्रोडक्ट इंटरसेक्शन वाले के इक्वल आता तो वो इंडिपेंडेंट होती ना, तो इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू गिवन रिजल्ट। अरे बात क्लियर है क्या? ठीक है, यानी कि डी मॉर्गन से करना पड़ेगा। ठीक है भाई, करो डी मॉर्गन से। तो देखो क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट इसके इक्वल नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है, तो डी मॉर्गन लगेगा। फिर क्या आएगा बताओ? एच जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन हो जाएगा क्या? और अलग अलग बार एक साथ बार हो जाएगा। इसे कैसे निकालेंगे? 1 माइनस पी ऑफ एच यूनियन ई है ना, तो 1 एज इट इज एच, इसका फॉर्मूला बोलो पी ऑफ एच प्लस पी ऑफ ई माइनस पी ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। समझ गए क्या? यस सर। तो 1 माइनस पी ऑफ एच बोलो 60/100 ये बोलो 40/100 माइनस 20/100 ये बोलो भाई 20/100। वो ठीक है, मैंने कह दिया मैच कर लो, है ना। इसमें तो अपन ने पहले ध्यान नहीं दिया कि तो आया नहीं ऐसे इंडिपेंडेंट। बाकी बात तो सही थी, हिंदी वालों का इंग्लिश वालों पे क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा ना, लेकिन इस हॉस्टल में कोई पड़ रहा होगा फर्क, ठीक है क्या? तो देखो भाई ऐसे हो सकता है ना, दोनों का बताया उसने तब पढ़। तो 1 माइनस देखो भाई तो 60 और 40 100 माइनस 20 80 तो 80/100 क्या आंसर आ जाएगा भाई? 100 माइनस 80 मतलब 20/100 यानी कि आंसर आएगा 1/5। ये तो मैच हो रहा है क्या? ठीक है भाई। बाकी तो खैर दो ही ऑप्शन थे, या तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल से होगा या इससे होगा। उससे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो उसके इक्वल नहीं आया ना। अच्छा इसमें सेकंड पार्ट क्या बोला है? सेकंड पार्ट होगा तो सेकंड पार्ट अब ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो फिर वो सर कैसे? 13.2 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल। इफ सी रीड हिंदी न्यूज़पेपर, अगर वह हिंदी पढ़ती है तो मतलब हमें क्या पता है? ये बात पहले से पता है कि अगर वह हिंदी पढ़ती है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। देख लो जी, एक पढ़ रही है तो दूसरे का फर्क पड़ रहा है। समझ गए ना आप? तो भी इसने केस ही ऐसे बनाए हैं कि एक का फर्क दूसरी पे। वो सर क्यों बोल रहा है ना कि अगर वह हिंदी पढ़ रही है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। मतलब गुंजाइश तो है थोड़ी बहुत कि अगर वो जो लड़की है वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि वो इंग्लिश भी पढ़ेगी। अरे ये सोनो, तो एक का इफेक्ट दूसरी पढ़ रहा है तो यहां से पता चल रहा है। ठीक है, यानी कि मुझे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो भाई अच्छा कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ चुकी वो? हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ चुकी और उसे टाइम पास और करना है, फोटो फोटो देखनी है, तो इंग्लिश का बैठी बैठी पढ़ेगी वो। पढ़ रही है सर वो, क्या है कि पढ़ रही है वो तो देखेगी जूलिया रॉबर्ट्स की फोटो देखेगी तो देखो इधर ध्यान दो। तो कहने का मतलब ये है कि इधर ध्यान दो, हिंदी न्यूज़पेपर वो पढ़ चुकी है, वो टाइम पास करेगी। उस तो इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए कैसे आधी घंटा और खराब हो। तो हिंदी न्यूज़पेपर तो पढ़ चुकी है, अब उसके इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रोबेबिलिटी। अरे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से क्या आएगी भाई? पी ई इंटरसेक्शन एच अपॉन में पी ऑफ एच। अरे बात क्लियर बोलो। बाकी पता है लेकिन न्यूज़पेपर क्यों नहीं पढ़ती?
गांव में जो महिलाएं होती हैं उनके पास पता नहीं, मैं कह रहा हूँ भारत में जो खुफिया एजेंसियां होती हैं जिनको पहले से पता चलता है कि वहां हमला होने वाला है, ऐसे होने वाला है, मैं तो कह रहा हूँ सारी महिलाओं को इकट्ठा करके उनको लेना चाहिए। गांव की ऐसी ऐसी बातें मतलब कि कोई नहीं बोल रहा है और भाई बहन सारों पे रहे सारा पड़ोस की बोमर गोर गोजी मतलब ये चंट होते हैं गांव में, तो उनको क्या न्यूज़पेपर बहुत चलता फिरता अखबार होती है। तो देखो ये इंटरसेक्शन एच क्या देखा है 20/100 और एच क्या देखा भाई 60/100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है क्या, तो 20/60 तो 1/3, तो 1/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तुम ज्यादा सीरियस मत लेना मेरी बातों को, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ ना, क्योंकि 500 मूल्य बराबर नहीं होती, ठीक है, तुम तो सब अच्छे बच्चे हो। अरे बात क्लियर है क्या? सबको यही बोलते हो ना क्योंकि हम ना 10th क्लास में ऐसे कह रहे थे। तो देखो भाई, अरे बात क्लियर है बोलो। अच्छा थर्ड पार्ट क्या बोला इसने, थर्ड तो किसकी प्रॉपर्टी फाइंड करनी है? अगर वह इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है तो हिंदी भी पढ़ेगी, नकटी तो बात आज भाई 2-4 घंटा बैठी उड़े बड़े ही पाड़ो मांडेगी बा। तो अगर वह इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ती है तो हिंदी का भी पढ़ेगी, इसका फॉर्मूला बना लो, तो एच इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी ऑफ ई, तो ये तो कर लोगे मेरे हिसाब से, ठीक है क्या। चलो भाई आगे क्वेश्चन देखते हैं, किसका है 17 का। चलो अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसको, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 2 क्वेश्चन और बच गए, ये तो हो जाएगी मतलब। फिर आज बेसिक पढ़ा दूंगा सारा, टोटल थ्योरम का और बेस थ्योरम का, क्योंकि बेसिक इतना थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो देखो अब जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या गिवन है हमें, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम नंबर, क्या बोला भाई, इवन भी डाई, ईच डाई मतलब एक से ज्यादा डाई दिए होंगे, व्हेन ए पेयर ऑफ डाई इज रोल्ड, मतलब कोई डाइस का पेयर है उसे रोल किया गया, फेंका गया, तो टोटल कितने रिजल्ट आ सकते हैं 36। कह रहा है कि दोनों बार उधर वाले के भी टॉप फेस पे इवन प्राइम, इधर वाले के भी टॉप फेस पे इवन प्राइम, समझ गए ना। तो टोटल पॉसिबल आउटकम तो 36 है, और दोनों के टॉप फेस पे इवन भी और प्राइम भी, तो ऐसा तो केवल एक होता है 2 तो 1/36 आंसर आ जाएगा इसका, तो क्या सोचना है ना। अरे समझ गए आप, तो टोटल कितने रिजल्ट होते हैं 36, और उनमें से बोथ टाइम क्या बोल रहा है इवन प्राइम, बोथ टाइम क्या भी इवन प्राइम, तो प्रो ये तो डायरेक्ट आता है 10th क्लास का लॉजिक है कि इवन भी और इवन प्राइम डिजिट ईच टाइम, भाई दोनों ही बार या बोथ टाइम है ना, भाई दोनों बार क्या है, भाई दोनों बार क्या है इवन भी और, भाई टोटल रिजल्ट कितने होते हैं 36, और 36 में से इधर भी इवन आए इधर भी इवन आए कोमा लगा के, और दोनों इवन भी हो, तो 2 ही एक ऐसा होता है जो इवन भी होता है और देख लो ये भी इवन और प्राइम, ये भी इवन और प्राइम, मेरी बात को समझ रहे हो क्या। तो 36 रिजल्ट में से केवल ये एक ही ऑर्डर्ड पेयर, केवल एक ही रिजल्ट ऐसा है जो इवन भी होता है प्राइम दोनों बार, तो 1/36 इज द आंसर। बात क्लियर है बोलो। अब बात आती है हमारी लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, कौन सा लास्ट क्वेश्चन 18 का, इंडिपेंडेंट है तो क्या होगा। अच्छा इंडिपेंडेंट है, पहले की बने ना, क्या बोल रहा है इंडिपेंडेंट है, कह रहा है कि 2 इवेंट ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट, तो ए और बी दोनों ही क्या है इंडिपेंडेंट है क्या, तो इंडिपेंडेंट इवेंट दे रखे ना, इंडिपेंडेंट है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि भाई, अच्छा मेरे को ऑप्शन चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन चेक होगा, कौन सा ऑप्शन राइट होगा। अच्छा ये इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा भाई, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अरे समझ में आई बात, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बस कुछ नहीं बोल रहा, बोल रहा कौन सा ऑप्शन सी होगा, तो पहला ऑप्शन देखो, ऑप्शन से चेक करने पड़ेंगे, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा जो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट होती हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैसे होगी भाई, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती, और यहाँ तो उसके प्रोबेबिलिटी इक्वल आती है, आ रही है, समझ गए ना। तो पहला जो ऑप्शन है वो तो सही नहीं है, यानी कि ए का ऑप्शन है ना। अब किसका, बी का ऑप्शन बोलो भाई, बी का। अच्छा इसे एक बार चेक करते हैं, फिर सी का, पी ए बराबर पी बी, दोनों इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, समझ गए क्या, पी ए इक्वल टू पी बी बोल सकते कैसे, पी ए हाफ आ जाए और पी बी हाफ आ जाए, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बी हाफ आएगी फिर, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल टू कहां होगा
अरे भाई पी ए अगर हाफ आ गई और पी ए भी हाफ आ गई तो दोनों के इंटरसेक्शन की भी क्या आएगी, हाफ आ जाएगी क्या? वो तो उस पर डिपेंड करता है, 1/4 भी आ जाएगी। तो दोनों में कॉमन चीजें क्या हो, समझ गए ना? तो उस पर डिपेंड करता है, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। लेकिन हर बार नहीं, हमें तो राइट देखने का मतलब ये हमेशा कौन सा ट्रू होगा, लेकिन पी इक्वल टू पी भी हमेशा सही थोड़ा होगा भाई। हमें वो रिजल्ट सही मानना है जो किसी भी केस में हमेशा ही सही हो, कभी कभी सही हो ऐसा नहीं लेंगे। तो सी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, श्योर नहीं है। तीसरा पी ए प्लस पी बी इक्वल टू 1, ये भी हो सकता है, हमेशा हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वो सब क्यों भाई? अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन था, ए कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा 1/2 थी, और बी सोल्व कर देगा क्या थी 1/3, वहां दोनों को जोड़ा तो 1 नहीं आया था। अरे भाई ए उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा 1/2, बी सोल्व कर देगा 1/3, वहां 1 आया था क्या? 1 आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि इंडिपेंडेंट है तो हमेशा आएगा। अरे हमेशा 1 आएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई साहब। इंडिपेंडेंट नहीं हो तो भी बना सकता है। अभी थोड़ी देर पहले 2 केस थे, हिंदी न्यूज़पेपर और इंग्लिश, पी एच और पीई को जोड़ रहे थे तो 1 आ रहा था, लेकिन वो इंडिपेंडेंट तो नहीं थी। अरे मेरी बात क्लियर है क्या? तो यानी कि डी का जो ऑप्शन है उसमें भी श्योर नहीं है। अब बी को चेक कर लेते हैं, किसको चेक कर लेते हैं? बी को, है ना? तो बी क्या बोल रहा है? बी वाला ऑप्शन पी ए डैश डी डैश। तो मैं एलएचएस निकाल लू, इसकी क्या निकाल लू? ए डैश और डी डैश। अच्छा ये इंडिपेंडेंट है, मैंने आप लोगों को क्या बोला था? अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट होती हैं तो ए डैश बी डैश भी इंडिपेंडेंट इवेंट होंगी। अरे ये सोच लो, तो ए डैश बी डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? पी ऑफ ए डैश इंटू पी ऑफ बी डैश। इसे क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस पी ऑफ ए इंटू 1 माइनस पी ऑफ बी लिख सकता हूँ ना? और ये रिजल्ट देखा होगा, ये देखा है क्या? यानी ये बिल्कुल सही है, LHS इक्वल टू RHS। मैं ये लेके चला हूं और ऐसा आता है, ये मेरे को ऑप्शन बी में मिल रहा है। ये हमेशा ट्रू होगा, ऑलवेज, क्योंकि ए और बी जब भी इंडिपेंडेंट देगा तो ए डैश बी डैश भी ऑलवेज इंडिपेंडेंट ही आएगी, और ये रिजल्ट श्योर है। बाकी बी का हो सकता है लेकिन हमेशा, सॉरी सी का हो सकता है लेकिन हमेशा श्योर नहीं है, डी का हमेशा श्योर नहीं है, बी का हमेशा श्योर है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही रिजल्ट है। ये हमारी होगी 13.2। ठीक है। अब बेसिक देखो भी आगे अगली का।